चाहूंगा मैं तुझे हाय हाय। साँझ सवेरे। बारीक आदमी का क्या मतलब होता है? बारीक वो होता है जो हर किस्म का गाना सुनकर हा 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 वाह 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 ना करे। वो हमारी आखिरी रात थी। लिबास बहुत अजीब उसने पहना था उस वक्त। अजीब सी मुराद? मलक तजम्मुल कलीम साहब को कौन पहुंचे। उसके साथ जो आपने, वो आपकी जिंदगी का पहला ड्रिंक था उसका? मिसरा कसा, अरे गजल का मिसरा कसा ना होगा तो क्या मंजी कसी होगी। मुझे याद है मैंने रेड कलर की पतलून पहनी हुई थी। अच्छा, आपको दिलीप कुमार वाली देवदास ज्यादा पसंद है या एसआर के वाली? उन जैसा एक डायलॉग तो कोई बोलकर दिखला दे हमें दिलीप साहब जैसा। शाहरुख खान तो एक्टर भी है ना उस्ताद, उसने। नहीं है एक्टर खान, वो एक्टर नहीं है। मैं तस्लीम ज़ेवर साहबा के कमरे में गया। अच्छा, जब कभी तन्हा बैठते हैं ऐसे ही, क्या सोचते हैं? आवाज़ की शुद्धता पे दाद दे। मीर अली जरियून के पास बहुत कम अपना ओरिजिनल था होता है। परवीन उरा तीनों आज की जॉन एलिया साहब से मुलाकात। चरबे हैं और धोंडे चरबे हैं। सच्चा आर्टिस्ट क्या होता है आप? वालिदैन कभी गलत नहीं। यही कुशारा खत्म हो गया। अहमद फराज साहब से भी आपकी मुलाकात? हाँ, ड्रिंक किया भोंडा, वो एक्टर नहीं है। उनका आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, हमारे साथ उस्ताद इकराम आरफी मौजूद हैं। उस्ताद, कैसे हैं आप? अफान ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। कुछ देर करम है अल्लाह का। हाँ उस्ताद, कुछ देर पहले यहाँ ये पे, फरमाइए आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया। कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू के लिए बुलाया और तड़े को की करवाने। ओके उस्ताद, चलिए हम गुफ्तगू कर कुछ देर पहले आप बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे। कर रहा कुछ देर पहले आप बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे बिल्कुल कर थे, मानिक परेरे का जिक्र कर रहे थे। कर रहा हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। कौन है मानिक परेरे? हाँ अच्छा है भाई, कुछ तो बतला जो। सुनो अब कि मानिक परेरे कौन थी। मैं अफान बांग्लादेश चला गया मुल्क में अपने इदारे के ज़रिए 14 दिन के लिए। मेरे साथ मेरी एक कुलीग थी, भला सा नाम था उनका, कैसे भूल सकते हैं हम, तस्लीम ज़मर। ज़मर एक सिंधियों की कास्ट है, सिंधी मानू की कास्ट है। मानू सिंधी में इंसान को कहते हैं। तस्लीम ज़मर मेरे साथ थी जब मैं गया बांग्लादेश 14 दिन के लिए। चूँकि बहुत दोस्तों को मालूम कम है कि अग्रेरियन हूँ मैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ज़रई माहिर कह लें। तो बाकायदा 8 साल यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, ये सब्जेक्ट पढ़ा। कुछ बैकग्राउंड भी देहाती थी। वालदा साहबा की ख्वाहिश थी कि मैं ये पढ़ूँ एग्रीकल्चर, वाल साहब की नहीं थी। मेरे वाल साहब बहुत पढ़े लिखे थे, अल्लाह ने गरी के रहमत कर, चौधरी बरकत अली साहब को कर। वाह। चला गया ढाका, हमारा क़याम था। हमारी मेज़बान थी नादिरा। आप शायरी के सिलसिले में गए थे वहाँ पे? नो 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 नो, मैं शायरी के सिलसिले में नहीं गया था। यही तो अहम बात है। और आपने ये सवाल पूछ कर एक अजबरा खोल दी है। शायरी के अलावा भी ज़रई माहिर के तौर पर गया था। अरे तस्लीम ज़ेवर मेरे साथ थी, बहुत अच्छी लड़की थी, अल्लाह खुश रखे जहाँ भी हैं। मेरा ख्याल है वो अब चली गई हैं बेल्जियम। अफान जी वहाँ मानिक परेरे थी जो, वो श्रीलंकन पार्टिसिपेंट थी। वो एक वर्कशॉप थी 14 दिन की, जिसमें हमने नया सीखना था, नया सिखाना था, एग्रीकल्चर को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, बेसिकली कि जो जो बंदा जिस मुख्तलिफ मुल्कों के थे, वो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, आए हैं, तो ये जिस फ़न के माहिर हैं, ये उस फ़न को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये थी बुनियादी तौर पर वो वर्कशॉप। चलो, मानिक परेरे श्रीलंकन पार्टिसिपेंट थे।
हम क्लासरूम में बैठे होते थे, ब्रिटिशर्स उस्ताद थे वहाँ आए हुए हमारे, सुभान। ब्रिटिशर्स उस्ताद थे। वो बैठे होते थे क्लासरूम में और वो पढ़ा रहे होते थे उस्ताद, हम बड़ा कीन देखते भी थे। मानिक मुझे पसंद आ गई रे फ़कीर को, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे। आपकी एज क्या थी तब? हाँ, तब मैं था 31-32 का। यानी शायर तो थे ना तब आप? तब मैं शायर भी था। हाय हाय। ये बात सुन के फिर शायरी की तरफ भी आए। अच्छा, मानिक मुरेरे पार्टिसिपेंट थी, श्रीलंकन थी। शाह जी देखिए, बंदा जैसा होता है उसको वैसा होना चाहिए। या आप एडिटर लोग सब समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आपने मुझसे बात पूछी है तो मैं बात सही करने लगा हूँ। अब एडिट वेडिट जो भी करना कर लीजिएगा। खूबसूरत थी, क्लासरूम में बैठते थे, लेक्चर्स हो रहे, सुनते भी थे लेक्चर्स। मैं हत्थी वाली कुर्सी होती थी ढाका में, जिस क्लासरूम था हत्थी वाली, जिस पे कागज़ रख के भी लिखा जा सकता है। मैं ना उस हत्थी वाली कुर्सी पे बैठ के, हाउ आर यू, आई एम इकराम, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लिख के पास आउट कर देता था मानिक परेरे जी को। आहा, खुले कफ वाली वो पहनती थी शर्ट। अरे बड़ी अच्छी याददाश्त है उस्ताद आपकी, बड़ी अच्छी याददाश्त है। मैं पास आउट कर देता था। किस्सा मुख्तसर, वो लड़की मानिक मेरी तरफ मायल होगी, लोगों, हाँ मायल होगी फ़कीर की तरफ। अच्छी बात थी, मैं डरता भी था अंदर में कि आया हुआ हूँ मुताला करने इदारे की तरफ से ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन बस वो शुरू से ही ऐसा था शादी में अपान, चाहता था खुलापन हो, रोके टोके ना हो। रोके टोके होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए जो गब्बी लोग होते हैं, जिनका अंदर ही कुशाद पजीर हो शादी, उनके लिए नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन चूंकि नियम, खैर किस्सा मुझसे माइल होगी। हम, मुझे अच्छी तरह याद है, अननास के दरख्त के नीचे हम बैठे थे। वो अननास का दरख्त उस रेस्तोरां की लॉबी या यूँ कह लें एक रिक्रिएशनल प्लेस थी, वहाँ लगा हुआ था जिस रेस्तोरां में थे हम। हमारी मीज़बान नादरा साहबा थी, अच्छी लड़की थी, वो भी काबिल थी। मैं बैठा था, तस्लीम ज़ीमर साहबा हमारी जो कोलीग थी, हमारे साथ गए थे, वो अपने कमरा में थी। बैठा था, सोच रहा था कुछ, या सिगरेट शायद पी रहा था। क्या देखता हूँ कि मानिक परेरे साहबा अपने कमरा से तशरीफ़ ला रही हैं। अच्छा, इधर ही आ रही हैं। हाँ, मैं थोड़ा संभल के बैठ गया। लिबास बहुत अजीब उसने पहना था उस वक्त। अजीब सी मुराद? हाँ, एरोटिक लिबास, एरोटिक, दिल लुभाने वाला। उरियाँ तो नहीं मैं कह सकता, जुज़वी उरियाँ कह लें। मैं हैरान हुआ कि मानिक परेरे साहबा, ये लड़की क्यों इस वक्त ऐसा लिबास पहन कर और आ गई है। शायद मैंने सोचा श्रीलंकन हैं लोग, आज़ाद लोग हैं, होता होगा उनका। फिर मेरे करीब आकर बैठ गई। आई वॉज गुड इन इंग्लिश एट दैट टाइम। अब तो बड़े अरसे से नहीं बोली नहीं, है, एंड स्टिल बड़े अरसे से नहीं बोली है, तो लिहाजा दिक्कत होती है। हमारी सारी कन्वर्सेशन हुई इंग्लिश में। अब मैं नटशल बताता हूँ मानिक परेरे, ताकि बात ऐसे लिंगर ऑन ना हो जाए ना। माइल हो गए, कहने लगी है, आई वांट टू ड्रिंक समथिंग इकराम। मैं समझ गया, वो हमारी आखिरी रात थी, 14 दिन की आखिरी रात थी ढाका में। शाह जी अफान, हमें कुछ रुपए मिल चुके थे बांग्लादेशी टका में। मुझे अभी भी याद है, 18,000 टका था वो जो हमें मिला। ये किस सन की बात है? ये है 2007-8 की। अच्छा, 2007-8 की बात है। अच्छा, वो टका भी मौजूद था, रुपया मौजूद था। तो मैं मानिक परेरे की बात भी समझ गया कि उसने अगर ये बात की है, तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स,
फ्रॉम वेयर एंड हाउ, फरमाइए, हम कोई ड्रिंक दे आते हैं। मानिक परेरे उठी है, हमारी मेज़बान नादरा को बुला के ले आइए। जी जी इकराम, इकराम कहते थे वो। मैंने कहा जी मानिक, नादरा, मानिक वांट टू ड्रिंक समथिंग, हाउ इज इट पॉसिबल, इज इट अवेलेबल और नॉट, व्हाट शुड आई डू। कहने की या ऑफ कोर्स इट इज अवेलेबल, गिव मी 5 मिनट्स। नादरा गई है, आई है, तब तक मैं वो रुपया निकाल चुका था, मेरे पास था वो रुपया। मैंने कहा नादरा ये प्लीज। ऐसा ही हुआ। उनका इकराम, इट्स ओके। खैर उन्होंने लिया वो। कुछ देर बाद वो ड्रिंक ले आई, ज़ाहिर समझ गई वो भी, ये सारा ड्रिंक ले आई। वो ड्रिंक लेके मैं अपने कमरे में चला गया। मानिक परेरे भी वहाँ आ गई और तस्लीम ज़ेवर साहबा भी वहाँ मौजूद। बल्कि नहीं, अपने कमरे में मैं नहीं गया, मैं तस्लीम ज़ेवर साहबा के कमरे में गया। मैं भी नहीं गया, मानिक ने मुझे कहा कि अच्छा तस्लीम यहाँ है। मैंने कहा जी। कहने लगे आइए बैठते हैं। हम वहाँ बैठ गए। तस्लीम को अल्लाह खुश रखे, जिस साल में भी क्या काबिल लड़की थी यार, शादी वो। बैठ गए, ड्रिंक पिया हमने, एक एक ड्रिंक पिया। शाह जी एक बात करूं, मुझे लगा कि वो ड्रिंक पी के ना मैं खुल खेलूँगा, मैं ना हो जाऊँगा, अपने सेंसेस में नहीं रहूँगा। हार्ड ड्रिंक था। तस्लीम ने नहीं पिया, मानिक ने भी पिया, लेकिन वो ठीक बैठी रही। मैं किस्सा मुख्तरब करता हूँ। वो मैं अपने कमरे, मैंने कहा आई वांट टू गो इन माई रूम, मैं अपने कमरे में चला गया। मानिक परेरे साहबा भी आ गई, तस्लीम साहबा अपने कमरे में रह गई, बैठी रही, उन्होंने पिया भी नहीं। अपने कमरे में मैं आ गया तो मैंने कहा क्या हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। मानिक उर्दू समझती थी, बहुत अच्छी उर्दू भी समझती थी। मैंने कहा बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है मैंने रेड कलर की पतलून पहनी हुई थी और वाइट शर्ट थी, जो मैं 2 दिन पहले ही ढाका की गलियों से, ढाका के बाजार से लेके आया। ढाका के लंडे से, इवन ढाका का लंडा कह लें, क्योंकि वहाँ सस्ती चीज़ें थी। वो नाजरा ने हमें बताया था कि वहाँ सस्ती चीज़ें, वो मैं पहने हुए बैठा था, अच्छा खासा था उस वक्त तो। हाँ मुझे अल्लाह खैर कर दे। तो किस्सा मुख्तर, हम बाहर आ गए, बाहर बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने की, डिस्पर्स हो गए, घरों घर चले गए। मैंने एक वादा किया था मानिक से, मानिक मैं आपको ना जाके लाहौर में कुछ तहफ़ भेजूँगा, गारमेंट्स के सिलसिले में भी भेजूँगा आपको। अफान शाह जी, मैंने मानिक के लिए तोहफ़ा ले लिया था, खुदा की कसम। और मेरा एक कुलीग दोबारा श्रीलंका जा रहा था, मैंने कहा सर ये मानिक परेरे साहब का तोहफ़ा है, ये सीनियर थे मुझसे, मुझे नाम भी याद है उस कुलीग का, मुस्तफ़ा नज़ीर, आजकल जर्नलिस्ट है वो। वाह। उस वक्त हमारे इदारे में कम्युनिकेशन और राइटिंग का काम करते थे, मुस्तफ़ा नज़ीर। हाँ क्या भी काबिल था वो। किनका साहबजादा था? नज़ीर एंड सन्स, एक बहुत बड़ा कुतुब खाना होता था हमारा, उनका साहबजादा था, उस खानवादे का था वो। मैंने तोहफ़ा दे दिया था। उसके बाद मैंने शाहजी अफान, मैंने ना चीज़ नहीं किया, फिर उसको तोहफे को मैंने दे दिया था, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। अल्लाह मानिक को खुश रखे। यार क्या खूबसूरत रूह थी वो मानिक। ये किस्सा मैंने आपको सुनाया। अच्छा किस्सा जो हम पहले ढाका या बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ये बताने के लिए बात कर रहा था मैं कि हम आप जो नावल देखते हैं देवदास, ये अफान इसका राइटर है पंडित चटर्जी, जो कि बांग्लादेशी हैं। उस पर ये फिल्म बनी हुई है, और फिर तो बहुत सोने बनाई है इस पे फिल्म। अच्छा आपको दिलीप कुमार वाली देवदास ज़्यादा पसंद है या SRK वाली? अरे साहब दिलीप कुमार वाली,
बाकी की जो मूवीज़ बनी हैं ये चरबे हैं और भौंडे चरबे हैं। उन जैसा एक डायलॉग तो कोई बोलकर दिखला दे हमें, दिलीप साहब जैसा, यूसुफ खान साहब जैसा। अच्छा, आपको हाँ, कहने को शाहरुख जी ने वहाँ काम किया है नई देवदास में। भोंडा लेकिन अच्छा लगता है बनावटी, वो एक्टर नहीं है, वो स्टार है। नहीं, एक्टर कोई और चीज़ें होती हैं। खैर, शाहरुख खान तो एक्टर भी है ना उस्ताद, उसने नहीं है एक्टर खान, स्टार है, स्टारडम है, वो एक्टर नहीं है। एक्टर के साथ अब स्टारडम भी आ गया, तो इसमें उस्ताद कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए। नो, खैर आपकी अपनी राय है। अच्छा, वो जो तो वो उस नावल पे वो फिल्में बनी हैं, देवदास नावल है बुनियादी तौर पे। अच्छा, वो जो मानिक परेरे साहिबा, हाँ, उसके साथ जो आपने ड्रिंक किया, वो आपकी जिंदगी का पहला ड्रिंक था उस्ताद? उससे पहले उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब मेरे उस्ताद हैं, जो मैं अल्लाह गरी की रहमत करे। अल्लाह गरी के रहमत करे, तहसील चूनिया का रहने वाला हूँ। हमारे घर साथ साथ होते थे अफान। तो मैं ये चख चुका था थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, कि हार्ड ड्रिंक व्रिंक मैं थोड़ा बहुत, वो जो है ना ज़्यादा नहीं, कि पहली बार नहीं था कि मैं मानिक के साथ बैठ के ये पी। अच्छा, कॉफ़ी भी आ गई आपकी। अरे कॉफ़ी का शौक, वही कॉफ़ी लाइएगा। कॉफ़ी का शौक कैसे आया उस्ताद? क्योंकि मैंने अमूमन शायरा को, जो शायर हैं हमारे, उनको चाय पीते वो देखा है। आप ब्लैक कॉफ़ी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। भाई चाय भी अच्छी है, चाय भी लाजवाब चीज़ है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी तुसी बनाते ही बड़ी अच्छी उस्ताद। हाँ, बहुत तो शुक्रिया। बात बिल्कुल बिल्कुल, चाय का खुसूसी सलीका है, दम देना, उसे कीनिया की पत्ती लेकर आना, और चाय का कभी कप भरा नहीं जाता, पौना कप रखा जाता है। एस्थेटिकली अच्छा लगता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अब तो ये नॉर्म्स हैं ये, ऐसे भरा नहीं जाता। जो कप भर के किसी को चाय दे दे, समझ जाइए जिसने दिया है वो कप, वो गब्बी आदमी है। जो चाय भर के पीता है कप में, वो दे दे, वो गब्बी आदमी, वो गब्बी आदमी, सतही आदमी। सही, उसे पता ही नहीं है। पौना कप शादी होना चाहिए जो पी लिया जाए। फिर पौना कप दिन में 3-4 दफा आराम से पी सकते हैं आप। बिल्कुल, चार पाँच और पी सकते कॉफ़ी? हैं। आपने पूछा ना मुझे कब, तो कॉफ़ी कितनी? कॉफ़ी 2-3 कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना। हाँ। अच्छा, कॉफ़ी इसलिए, एक तो एनर्जेटिक है, दूसरे प्योर होती है, क्योंकि दूध का पता नहीं होता खालिश मिले ना मिले। ये प्योर चीज़ है। शुक्रिया मुनीब बच्चा आ गया, बरीक आदमी। बरीक आदमी। तो ये प्योर चीज़ है, जिगर के लिए अच्छी है, आपको तंदुरुस्ती, तवानाई और वाइब्रेंट कर देती है ब्लैक कॉफ़ी, हल्की गर्म हो, इसलिए कॉफ़ी पी। अच्छा, बड़े लोगों को ये नहीं पता कि बरीक आदमी का क्या मतलब होता है। अक्सर हम ये लफ्ज़ भी यूज़ हाँ ना, करते हैं। यूज़ करते हैं। जो हमारे शायर हजरात हैं या मौसीकी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बरीक का मतलब की होता है? एक बड़ी सादा जी डेफिनेशन दसो कि तमाम आवाम नू समझ आ जाए। बरीक वो होता है जो पौना कप दे। बरीक वो होता है जब कोई गीत लगा हो तो सम पर पूरा आए। अच्छा, उसे पता हो सम कहाँ है। बरीक वो होता है जो हर किस्म का गाना सुनकर हा 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 वाह 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 ना करे, बल्कि किसी खास बारीकी पे, आवाज़ की शुद्धता पे दाद दे। वो बरीक होता है। बरीक वो होता है जो सर्दियों में सर्दियों जैसे कलर्स पहने, गर्मियों में, लिबास की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में जो गर्मियों जैसे कलर्स होते हैं, डार्क लाइट कलर्स, वो पहने, वो बरीक होता है। बरीक वो होता है जो हर वक्त कलम जेब में ना लगा कर रखे, बाल पेंसिल, बल्कि जब ज़रूरत हो तो कहीं से तलब करे, वो बरीक होता है। गर्जे के बरीक आदमी की बहुत डेफिनेशंस हैं। बरीक वो होता है जो सेंसिबल हो, जिसे पता हो कि मैं किसका मुखातिब हूँ, मैंने अब जहाँ बैठा हूँ वहाँ क्या करना है, ख्याल रखे दूसरे का भी, अपनी ना हाँकता जाए। बरीक वो होता है शाहजी। और बरीक वो होता है जो खाना खाए ते ना खाए, भले मुफ्त मिल रहा हो। उसने खाना खा लिया है, उसे तलब नहीं है, मुफ्त खाना बड़ा अच्छा आ गया है, वो नहीं खाएगा बरीक। गर्ज के इस तरह की बरीकियां हम नोट करते हैं। बरीक वो नहीं होता जो निसाबी तौर पर काबल हो, जिसको अंग्रेजी बार आती हो, जिसके पास तोहमे हो, पैसा हो, वो नहीं होता है बरीक। ये 4-5 जो डेफिनेशन बताई है, बरीक वो होता है। आपने बड़ी ज्यादा डेफिनेशन बता दी। बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसी तारीफ भी बरीक बीने की किसी ने नहीं की है। बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है पहली दफे किसी ने बरीक। आपका सदका है, आप बरीक हैं, इसीलिए आपके साथ यहाँ बैठा गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना बड़े बड़े गब्बी देखे हैं हमने, बात ही नहीं कर जानते।
शुक्रिया आपका। अच्छा उस्ताद, शायरी की तरफ रुझान बचपन से था आपका? आहो, अच्छा भी सवाल है, गब्बी सवाल भी है, लेकिन चूंकि पढ़ने सुनने देखने वालों को बताना भी है। हाँ भाई, बचपन में वालिद साहब थे, बड़े पढ़े लिखे थे, खुशलहान थे मेरे वालिद साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे। 3 बरस हुए वफात पा गए, चौधरी बरकत अली खोकर साहब। वो एक गीत हमें सुनाया करते थे जब लहर में होते थे मेरे वालिद साहब। गीत क्या था? चाहूंगा मैं तुझे हाय सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज हाय मैं ना लूंगा। हमने ये गीत बचपन में अपने वालिद साहब के ज़बानी सुना। बहुत खुशलहान थे, पढ़े लिखे थे, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारग तहसील थे। इस फकीर ने ज़िंदगी की पहली किताब डरते डरते, घर में एक अलमारी मौजूद होती थी जो मेरे वालिद साहब लाहौर से लेकर चूनिया गए थे, उस अलमारी में उनकी किताबें रखा रहती थी। तो मैंने पहली जो किताब को हाथ डाला वो मसनवी सैरुल बयान थी। 10वीं 9वीं 10वीं 8वीं का तालिब इल्म अच्छा, था। ये बात मसनवी हमारे सैरुल आम लोगों बयान। को नहीं पता है। ये बड़ी अहम बात है कि जो उस्ताद ने इस वक्त अपना शायरी के बारे में गुफ्तगू करना शुरू की है। अच्छा उस्ताद, हम देखते हैं कि आपका जो अंदाज़े बयां है ना, पहले इस सवाल का जवाब मैं सही दे सका कि हाँ, मुझे हाँ, शौक आप- कब था? आप- यानी 9वीं 10वीं से शौक आया। यानी फिर कि इससे उस्ताद भी पहले मोहतरम से। तजम्मुल साहब ने हमें उनसे रब्त ज़ब्त हो गया, शादी हमारा अफान बचा। उस्ताद उनसे रब्त तजम्मुल ज़ब्त हो कलीम गया, से। उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब से। उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब ने फिर हमें फ़कीर को थॉट सिखाया, थॉट प्रोसेस क्या होता है, बहूर क्या होती है। आजकल तो तुम लोग एक ऐप निकालते हो और उससे बहरें सीख लेते हो और कोरे के कोरे रहती है दुनिया। हमने तख्तियां करके सीखा है, कागज लाता था उस्ताद जी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत। दूध तजम्मुल पत्ती पे कलीम साहब शर्तें को। लगती थी। वो शर्त भी बतलाऊंगा आगे की बात। लिहाजा थॉट प्रोसेस, शायरी 9वीं 10वीं से शुरू हुई। फ़कीर की मुहर्रक वालिद साहब की आवाज़ और वालिद साहब की तबीयत बनी। पहली किताब मसनवी सैरुल बयान निकाली उनकी अलमारी से। वो अलमारी मुझे आज तक खुशबू याद है, मेरे घर में अभी भी पड़ी है चूनिया में। काली टाली की अलमारी बनी हुई थी। आज तक उस अलमारी को ना अख वल, ना कन वल, ना घुन लगा, ना दीमक ने उसे खाया। उस अलमारी में से अजब खुशबू आती थी, काली टाली की लकड़ की खुशबू। अफान। हाय हाय। उस्ताद तजम्मुल कलीम के साथ कैसा वक्त गुजरा उस्ताद? हाँ, वो बड़ी दुनिया थी अफान, तो खुद भी बारीक है, क्योंकि आपने तो शायर है। जवानी में देखा हुआ है ना उन्हें उस्ताद। अल्लाह की रहमत से, अरे उन जैसा खुशगवार आदमी कोई दुनिया पैदा ही करेगा। 6 फुट का उस्ताद जी का प्लेयर थे अपने वक्त के, फुटबॉलर थे, हॉकी बड़ी खेलते थे, क्रिकेट बड़ी खेलते थे। और एक और खुसूसियत उस्ताद मोहतरम की जो बहुत कम दुनिया को पता है, दुनिया के बड़े काइट फ्लायर थे वो, चैंपियन काइट फ्लायर, चैंपियन पतंगबाज थे। जिला पूरे कसूर में चैंपियन पतंगबाज थे वो भी। वो उस्ताद मोहतरम को कौन पहुँचे? जनाबे मलक मोहम्मद शफी साहब का साहबजादा जनाबे मेरे उस्ताद मोहतरम मलक तजम्मुल कलीम साहब को कौन पहुँचे? वो ऐसी दुनिया थी, जनवन दुनिया थी अफान, वो जनवन दुनिया थी। अब वैसा दरवेश आदमी था। दरवेश आदमी थे, वली आदमी थे, ना सारी उम्र लगी लिपटी रखी, ना लगी लिपटी की। कहा करते थे बच्चों लोगों, मुझे कप्तान कहते थे क्योंकि मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कप्तान थे आप। ओ कप्तान, गल सुने, बड़े माचे पे हम बैठे होते थे। बाबू अली शाकर के घर के बाहर रखा रहता था वो माचा। वहाँ जनाब राना सईद अख्तर साहब तशरीफ़ ले आते थे, जनाब अली शाकर साहब तशरीफ़ ले आते थे, काजी इनाम साहब तशरीफ़ ले आते थे। आपको एक और बात बता दूँ, ये जो मैं वाइट कैप्सन सिगरेट पीता हूँ, ये मुझे काजी इनाम साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे, उन्हें चूनिया की बड़ी शख्सियत थी, बड़े बारीक लोग थे वो भी, गुणी लोग थे वो भी, उनसे आदत पड़ी है। वो चिट्टा कैप्टन, वाइट कैप्टन पिया करते थे, काजी इनाम साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उनकी हवेली से अलम बरामद होता था, यूँ समझिए। वो बड़ी शख्सियत थी, बारीक थे लोग, शेर समझने वाले लोग थे, दाद देने वाले लोग थे, हौसला अफजाई करने वाले लोग थे। लगी लिपटी नहीं, कोई लालच नहीं होता था, पता होता था सबको कि चौधरी बरकत खोखर साहब का ये साहबजादा है, शौक है इसे, बारीक है इसे। ना सारी उम्र चौधरी बरकत अली साहब ने किसी से लगी लिपटी रखी ना कि। वाले साहब सुनार थे रे, मेरे वाले साहब सुनार थे,
पूरे ज़िला में उन जैसा जेवरात का डिज़ाइन बनाने वाला कोई नहीं था। अरे वाह वाह वाह। ऐसी बारीकी थी। 10वीं तक मैं भी ये फ़न सीखा। वाले साहब बिठा लेते थे, स्कूल से आते ही बैठाते थे, सुनारों का बेटा, सुनारों का बेटा, सीखा हुआ हूँ ये फ़न बारीकी। आप हम समझ सकते हैं सुनने वालों कि सुनार कैसा बारीक होता है। जेवर के इर्द गिर्द जे लगानी पड़ जाए तो लग पता जाता है, कुजा के फूंक मारना, ऐसे सोने को पिघला कर बनाने जेवरात। जी। तो उस्ताद जो आपका ये अंदाजे बयां है, अच्छी शहजादी कोई दाद नहीं, अरे किस कदर की बात कर ली अफान। मैं कलंदर हूँ शाहजाद नहीं, शाहजाद मुझे दिल चाहिए तेरा परवीन, तेरे हिस्से की जायदाद। अरे क्या परवीन कौन है उस्ताद? हाँ बतला देता हूँ। मियाँ स्लैंग है हमारे गांव महलों देहातों में, बड़ी बूढ़ियाँ बोलते हैं जिसका नाम, जिस लड़की का नाम ना पता होना, नहीं परवीन हो रहा तीनों। अच्छा ओके, तीनों ये स्लैंग है रे। ओके 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 ओके। इसलिए कोई दिल आजारी किसी की ना हो, किसी को बुरा ना लगे, ये हमारा स्लैंग। अच्छा, वगरना लोग ये समझते हैं कि आप किसी परवीन के इश्क में मुब्तला अरे रह चुके हैं। नहीं नहीं छोड़ दीजिए साहब, ये स्लैंग है। मैं यही हैरान होता हूँ कि उस्ताद तो कईयों के इश्क में मुब्तला रह चुके हैं। अल्लाह खैर कर ले आपकी। परवीन को क्यों अल्लाह ने शेर को इज्जत दी। साहिब नज़र लोगों ने, बारीक लोगों ने, नज़र वाले लोगों ने इस शेर को पसंद किया, और ये पहली दफ़ा हुआ है। हाँ पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये भी बतला देता हूँ आज आपके साथ गुफ्तगू का सदके। ये ना हमारे पुराने शायर थे जो, जैसे अख्तर शिरानी साहब, हाँ। उनकी महबूबा का नाम था सलमा। इसी तरीके से उस्ताद मीर ने इवन नाम इस्तेमाल किया है एक ख़ास जो उन्हें पसंद था, बंदा या बंदी, बंदी उनका नाम, यानी नाम लेना शायरी में। हम आप आज समझते हैं ना कि ये यार ये क्या है, नाम ले लिया गया है। नहीं रे अफान, ये रवायत चली आ रही है। साहिब हाल लोग इस चीज़ को समझते हैं। इससे ये ना मुराद ली जाए कि खुदा ना खासा किसी परवीन को ये आज कोई मशहूर का ना 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 ना, परवीन स्लैंग है। और आप ही खुद कहें, शायर हैं आप भी, बरीक हैं। शेर कैसा बना, कैसा शेर फैला, बेशक ऐसे। मुझे दिल चाहिए तेरा परवीन, तेरे हिस्से की जायदाद नहीं। और बात तो देखो क्या कर रहा हूँ। दूसरा तीसरा मसला है आजकल हमारा कि लोग लड़कियों को जायदादें वगैरह नहीं देते। जिनकी हैं जायदादें उन पर भी नजर होती है। इस शेर का अखवा अफान इस मजहर से फूटा है जो हमारे आज भी कायमो दायम है, जारी और सारी है। शुक्रिया। उस्ताद जब कभी तन्हा बैठते हैं ऐसे ही अपनी छत पे कॉफी का मग लेके, तो क्या सोचते हैं? कोई वो अजीब थॉट प्रोसेस जो आपका होता है, वो क्या होता है उस्ताद? जी ये हम शायरी से अलावा, शायरी के बारे में तो आप सोचते ही रहते हैं। हाँ अच्छी बात है, अहम बात है यार। चूनिया का रहने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं चूनिया कभी नहीं गया शादी। कभी से मुराद बहुत कम। हालांकि वालदैन उधर रहते हैं, वाल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वालदा साहबा उधर है, छोटा भाई उधर है, भाभी। जिस चौक में मैं रहता था ना अफान, वो मशहूर था चौक निशैया। चौक निशैया कि लोगों को इल्लतें पड़ गई, पीने पलाने की, सिगटें शिगटें ये वो। यार वाले साहब बड़े लिखे थे, वालदा साहबा बारीक थी। उन्होंने कहा जब हम मतलब मैं और मेरा भाई, या बहनें मेरी भी, अल्लाह खुश रखे उन्हें। हा भाई बहनों का जिक्र आ गया, अल्लाह मेरी बहनों को खुश रखे। दोस्तों 2 बड़ी बहनें हैं मुझसे, 2 छोटी, और सारी बारीक हैं रे, कनजसियाँ हैं, चीज़ों समझने वाली हैं, घर घाट की हो गई, अल्लाह उन्हें खुश रखे। हाँ वो कहते थे कि आपने नहीं आना है चूनिया, हम आपके पास आ जाया करेंगे। वाले साहब ने फिर लाहौर मकान बनाया बाकायदा, जब मैं अभी कॉलेज में ही था। साइंस कॉलेज वहादत रोड से FSC की है अपना बच्चा मुनीब, प्री मेडिकल में। मेरा मेरिट भी बन गया था मेडिकल कॉलेज का, लेकिन गया नहीं। मैंने बताया नहीं वालदा साहबा को, यही लगा कि नहीं बना। अच्छा आप डॉक्टर हो सकते थे? हाँ वो दूर था कॉलेज, मैं गया ही नहीं। बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा शोयटा की तरफ था, गया ही नहीं। बड़े कॉलेज में ना आया, फिर मैं एग्रीकल्चर में आ गया वगैरह। हाँ क्या सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कि मैं चूनिया में होता, मेरे यार होते मेरे साथ, कुद्दू होता मेरे साथ, अम्मू होता। अम्मू और कुद्दू मीर आलमों के
औलादें थी, अच्छा। बरीक औलादें थी। पप्पू टोली भी मीर आलमों की, हमारा मल्ला मीर आलमों के साथ ही था। शेखों का मल्ला कलवाता था, गौसियाबाद उसका बाद में नाम रखा गया, लेकिन वो मीर आलम थे। दाएं बाएं हमारे यार मीर आलम थे। ये जो आप मुझ में थोड़ा बहुत कोई मौसीकी सीखी या रक्स वगैरह, उसका यही सबब है कि मेरे यार ही बचपन में मीर आलमों के थे, वो थे हमारे यार। तो ये कह रहा था आपसे कि ये सोचता हूँ कि मैं वहाँ क्यों नहीं, फिर ये सोचता हूँ कि कैसा बदबख्त हूँ मैं, वालिदैन की खिदमत नहीं कर सका। क्योंकि मैं अब भी जब मिलता हूँ वालिद साहब, तो अल्लाह को प्यार, वालदा साहबा से मिलता हूँ, वालदा साहबा अब भी मुझे कहती इकरामी बंदा बन जा। इस डर से, इस एक जुमले को ना सुनने के लिए मैं ऐसा बदबख्त हूँ कि वालदा साहबा से नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कुछ बद आदतों में गिरफ्तार हूँ, शायरी वायरी ये वो सारा टाइम ज़ाया करना। हमको दुरुस्त लगता है उस्ताद। वालिदैन कभी गलत नहीं होते। यही तो चीज़ है, लेकिन वो आपसे भी मोहब्बत करती है ना अल्लाह ने मेरी बात, और आपको भी डर लगता है उनसे। अभी भी डर लगता है, अफान कम मिलता हूँ। तो ये सोचता रहता हूँ कि ये खिदमत ना कर सका। फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, मुझे अक्सर वो वक्त याद आ जाता है अफान, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अरे आप तो क्या स्मार्ट होंगे, आप तो क्या आसन तकवीम की सूरत पर पैदा किए गए हैं होंगे, वैसे इंसान को अल्लाह ने। अरे तुम मुझे कभी देखता, इस फकीर को देखते, ये चौड़ा सीना छाती, ये मलीह रंगत, ये पेट अंदर, और ऐसे चलता था, प्लेयर था। वो वक्त याद करता हूँ अब मैं, यूनिवर्सिटी का। सबको याद आता है, लेकिन मुझे खुसूसी याद आता है, जहाँ से मेरा शेर की पर्दाफ्त शुरू हुई, मेरा थॉट बनना शुरू हुआ कि मैंने शायर बनना है, शायर था, शायर बनना है, इसको आगे लेके जाना है इंटेंशनली। किस किस्म के थॉट्स जो हैं वो मैंने दुनिया को देने हैं, ये वो वक्त था। इस वक्त के बारे में शायद ही सोचता हूँ ये। और ये कब सोचता कहाँ हूँ, अपनी पौड़ी सीढ़ी पे बैठकर ब्लैक कॉफ़ी का पौना कप साथ रखा होता है, सिगरेट पी के ये सोचता हूँ। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, जा सकते हैं आप, जा सकते हैं। वॉशरूम जाना चाह रहे हैं उस्ताद, उस्ताद को वॉशरूम लेके जाओ। तो क्या हम कहाँ थे, ये सोचता था मैं। दोबारा जी जी, ये यार बड़ी गल है उस्ताद। उस्ताद आप में बकायदा एक्टर मौजूद है, आप में बकायदा एक्टर मौजूद है, आपको पता है ना इस बात का? अच्छा, एक्टिंग का शौक था आपको? अफान ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, और एक दो ड्रामों में काम भी किया मैंने भी। अल्लाह की कसम? हाँ। कौन कौन से ड्रामों में? तुमने तो हाथ छुड़ाना था, ये खालिद अहमद साहब ने लिखा था, इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था हसनैन साहब ने। अरे वाह। और इसमें वो राशिद साहब भी हमारे थे, और किंदील साहबा थी इसमें, आजकल कराची चली गई है। किंदील बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एंकर थी वो। अरे वाह। किंदील साहबा वो थी, और थी वो कायदा। तो आपका किरदार क्या था उस्ताद उसमें? मैं एक गैर मुल्क से आया हुआ बद किरदार शख्स था। यही एक्टर मेरा रोल था। ये मेरा रोल था। आप गैर मुल्क से आए, बद किरदार जो ऐंठता है चीज़ें दूसरों की, और उसमें मैंने अपने किसी अजीज की जायदाद ऐंठने वाला बना हुआ था। ऐंठ ली थी आपने उस ड्रामे में या नाकाम रहे? नहीं, मुझे सजा मिल गई थी इस चीज़ की। और राशिद साहब जो हमारे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, राशिद साहब जी 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 जी, सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने दाद दी थी बड़ी। उन्होंने कहा मियां आप तो एक्टर हैं, है ही एक्टर, आप पहले ही। हाँ, उनकी दाद आई हुई है मुझे। तो क्यों छोड़ा उस्ताद अपनी एक्टिंग? पढ़ना था। वालदा साहबा के बैकग्राउंड देहाती थी, जिम्मेदारी थी, पढ़ना था, अफसर बनना था, इसलिए नहीं बाकायदगी से इस तरफ आ सका। नहीं तो फकीर एक्टर होता, शायर होता, रकास होता। हाँ, और फनून के साथ। अच्छा, आपके रक्स के तो बड़े क्लिप वायरल हैं उस्ताद, खुदा की कसम। बहुत शुक्रिया। वो तो अजीबो गरीब क्लिप्स हैं आपके, और लोग इतना एंजॉय करते हैं ना आपके रक्स को। रक्स कहाँ से सीखा उस्ताद? हाँ, ये अहम सवाल है उस्ताद, वैसे ये कहिए कि अहम सवाल है। बिल्कुल। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, उस्ताद पीटर साहब थे जो नाड़वाला अड्डा पे क्लासें लेते थे, वहाँ मैं जाता था, कुछ नरत उनसे सीखे। हाँ, उन्होंने बुनियादी चीज़ें की ये सीख लेंगे। अरे वाह वाह वाह। तो अभी भी कभी कभी तन्हाई में रक्स कर लेते हैं? अब तन्हाई में मेरा बदन नहीं देखते हो ऐसा ही कि इस आलम में, इस उम्र में भी ऐसी छिंग की तरह बदन है, उसका सबब ये है। एज क्या उस्ताद आपकी? 40-45? मैं हूँ इस वक्त 58 का।
नहीं उस्ताद, हाँ। अच्छा मैंने मुझे लगा 45-46 के अच्छा, तो आपकी मेहरबानी अगर ऐसा समझते हैं तो मश्क वश्क करते हैं, मूवमेंट है, मतलब बदन को हिलाने की ये वहीं से आते पड़ी हुई, प्लेग भी सब वगैरह वगैरह। ओह। अच्छा आपको मुशायरों में अक्सर तहजीब हाफी के साथ बड़ा देखा जाता है और वो एक बड़ा खुशगवार सा ताल्लुक है आप दोनों का। वैसा लगता है कि आप दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं बाकायदा। अच्छा खुर्रम आफाक के बारे में भी ये सेम ख्याल है मेरा कि उनके साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, तहजीब भाई के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, तो ये ताल्लुक कैसे बना, कब से बना हुआ है और किस नौयत का ताल्लुक है ये? हाँ। वैसे बहुत ये उर्दू बोल गया मैं कि पता गलत भी बोल गया हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी है अफान। हाँ, ये भी अच्छी बात। मियाँ, कहा यह जाता है कि शायर, हम आप जानते हैं बड़े शायर होने भी चाहिए, जो ज़िंदगी का मंजरनामा बदल देता है, शेरी दुनिया को और डगर अता कर देता है, कोई कोई होता है। जैसे हम सीनियर्स का नाम लें तो उस्ताद अब्बास ताबिश साहब हैं, हाँ। अल्लाह उन्हें हयाती दे। हाँ। अब्बास साहब ने गज़ल को बदला, अंदर से गज़ल को क्राफ्ट किया कि ये क्राफ्ट है गज़ल का, जो कभी ना ही उसका ततब्बो हो सकता है और कभी मर भी नहीं सकता, कि जब भी आप शेर पढ़ें आपको तरोताज़ा लगे। ये क्राफ्ट बुनियादी तौर पर किस शख्स ने अपनी जान का मेहनत से दिया हमें? अब्बास ताबिश साहब। अब्बास ताबिश साहब ने। उसके बाद फिर अब्बास ताबिश साहब के बेशुमार, मैं भी जब लाहौर आया तो उन्हीं की नियाज़मंदों में शामिल था। मेरी 20-25 बरस की मुशावरत है अब्बास साहब से, अरे वाह, ताबिश साहब से, आपके उस्तादों में से? मेरे उस्तादों में। और हमने देखा सुना कि मिसरा कैसे क्राफ्ट किया जाता है। दुनिया कहती है ना कि मंदी बुड़ी ठोकना होता है क्राफ्ट, अरे नहीं रे, एक ख्याल जब आ जाता है एक शायर को, खुसूसन गज़ल गो की बात कर रहा हूँ, तो जिसे तौफीक़ात मिली होती है ना, वो इस ख्याल को सोचता है अपनी अटमोस्ट बुलंद तर जमालियाती सतह पर। उस्ताद अब्बास साहब ने वो सिखाया हमें कि जमालियात, एक मिसरे का हुस्न क्या होता है। अफान, ये देन है उस्ताद अब्बास ताबिश साहब की। दुनिया कहती है कि जी ताबिश साहब का मिसरा कसा, अरे गज़ल का मिसरा कसा ना होगा तो क्या मंजी कसी होगी? वाह वाह। हाँ, तो ये बात। तहजीब भाई के बारे में बता रहे थे। ये वो शख्स है जिसने शेरी मंजरनामा बदला। इसके पास अपने थॉट्स से, ये किसी ना दूर दराज इलाका का तोसा रेतला इलाका जहाँ पानी वानी भी कोई सोच, वहाँ का है, ज़ात का बलोच चाहिए। सोचा इसने, इस पर तौफीक़ात भी अंदर सच्चा था, इसने वो एक नया पैराया ईजाद किया या दरियाफ्त किया, या पहले अगर था भी तो इसने उसको आम किया। पहले कुछ चीज़ा जुदा मिसालें हैं तहजीब हाफी जैसी शायरी की, इस बंदे ने उसको आम किया और कहा कि ये शायरी भी हो सकती है। क्या? सामे को, अहद के, जदीद अहद के बंदे को, लड़के को, लड़की को जो नई जन्म है, कि इसने कहा कि इन्हें भी तो शायरी की ज़रूरत है, कि ये सारी उम्र क्या गब्बी लोगों के कंसर्ट्स देख देख के, गाने सुन सुन के, गैर हम फिल्में देख देख कर ही ज़िंदगी गुजार लेंगे, ये इन्हें शायरी की ज़रूरत है। हाँ, तहजीब वो बंदा है जिसने जनजी को बतलाया शायरी क्या है, शायरी आपसे रिलेट भी हो सकती है, आपके मसाइल क्या हैं, मैं वो मसाइल अपनी शायरी में बयान करूँगा। तहजीब वो है, यही सबब है कि तहजीब से मेरी बनती है। मेरा भी नयापन सा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, उसने तो फिर कमाल कर दिया। यही सेम खुर्रम की है बात। खुर्रम बहुत बरीक शायर है, खुर्रम बहुत मेहनत करता है शेर पे, उसे मलिका हासिल है। गज़ल जब वो कहता है, परफेक्शनिस्ट मैं उसे कहता हूँ, बरीक शायर कहता हूँ उसे, वो परफेक्ट है यार, लेकिन लगता नहीं है कि रूखी है ये चीज़ या बनाई गई है। ख्याल उतरता है उस पर, उसके बाद वो उस पर मेहनत करता है, जैसा उस्ताद अब्बास ताबिश साहब ने हमें सिखलाया।
तब वो चीज़ सामने पेश करता है तो अच्छी लगती है। खुर्रम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा और अच्छा अपने हद का शायर है। तहजीब तो फिर फ़रहत अब्बास शाह साहब और अब्बास ताबिश साहब, इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े आपको, तो आप किसको चुनेंगे? अब्बास ताबिश साहब को? दूसरी राय ही नहीं है इसमें। अब्बास ताबिश साहब को, उन जैसा गज़ल को कोई दिखलाए। अब्बास ताबिश साहब भाई बिला शिरकत गैरे गज़ल की सल्तनत के मालिक हैं। हाँ, बादशाह अच्छा, अली ज़रियून भी तो उतने ही मकबूल हैं जनजी में, लेकिन उनका नाम आप कम लेते हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, एक जुमले में बात ख़त्म करूँ। अली ज़रियून के पास बहुत कम अपना ओरिजिनल थाट होता है। ओरिजिनल थाट कम है अली ज़रियून के पास। अच्छा है, मतलब उसका पढ़त अच्छी है, वो मज़ामीन लेके आता है जो खलकत को पसंद है। ओरिजिनल थाट लेके आना ये जोखम है अफान। ओरिजिनल कि आप वो ख्याल नहीं है कहीं, आपने वो अदम से वजूद में लेके आए हैं उसको। अदम से वजूद में कि सही सूरत जो है वो जनवन और बड़े शौरा के यहाँ मौजूद होती है। अली मुझे लगता है, मैं फिर कहता हूँ कि इख्तलाफी बात नहीं है। अच्छा है, अल्लाह खुश रखे उसे, मकबूल है माशाल्लाह, और भी मकबूलियत दे। ओरिजिनल थाट बहुत कम है उसके पास, लेकिन लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत बहुत। लेकिन लोगों ने अब आपसे भी मोहब्बत अजीबो गरीब करना शुरू की है। रास्ते में जो आपके 2-3 फैंस हमें मिल गए हैं ना आज लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। नहीं नहीं, दुनिया जो है ना, जो बंदा ओरिजिनल हो पता लग जाता है। हाँ, आप खुद शायर हैं। आपकी नज़र में उस्ताद एक सच्चा आर्टिस्ट कौन होता है? क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि हर जगह पे आर्टिस्ट हैं। एक सच्चा शायर तो चलो बाद में आते हैं ना, एक सच्चा आर्टिस्ट क्या होता है आपकी नज़र में? हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। मैं दाएं बाएं हवा में बातें नहीं करूँगा। चलें इस हमारी गुफ्तगू के सदक़े ही फ़कीर की ये बात सुन ली जाए। कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन मेरी राय ये है, पक्की ठक्की है, 2-3 जुमलों की है। वो बंदा, सुनिएगा अब, वो बंदा जिसको खलकत वेटेज दे, वो बंदा आर्टिस्ट जिसको खलकत देखकर खुश हो। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम खलकत को दर्द और इतना नहीं समझते। मिसाल देता हूँ, हमारे सूफिया की तरफ चले जाइए, आज तक उनका शायरी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है ना, तो उसका यही सबब है कि उन्होंने खलकत की बात की, बड़े क्राफ्टेड अंदाज में बात की, नई बात की। वो बंदा जो नई और खलकत की बात करे, उनसे, उनके मसले से जुड़ी हुई, उनकी कल्बी वारदात से जुड़ी हुई, उनके रोज़मर्रा से जुड़ी हुई, रे अफान, वो सच्चा आर्टिस्ट है और बड़ा आर्टिस्ट। कैसे एक दो जुमलों में कह दिया, हकीकत है। यानी कि आर्टिस्ट मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, कि वो बंदा जिसका इंशा परदाजी में नाम हो, वो बंदा जो बड़े बड़े थॉट्स बांध सकता हो, वो बंदा जो बहुत पढ़ा लिखा हो, मैंने ये नहीं कहा। ये कहा और सच्चा शायर कौन होता है उस्ताद? वही जिसको खलकत देखकर खुश हो, जो खलकत के मसाइल डिपिक्ट करे, लेकिन नए अंदाज में सोदे उन्हें, ओरिजिनल थॉट्स के साथ। हाँ, ओरिजिनल थॉट्स के साथ सोदे, नए अंदाज में सोदे, दुनिया को पता चले हाँ हाँ ये तो हम कहना चाहते थे। आर्टिस्ट हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और शायर तो खास तौर पर यार, क्योंकि उसकी बात ट्रेवल करती है जगह जगह, घरों में, रेडियो पे, टीवी पे, गुफ्तगुओं में, किताबों में, ये बात। और ये नए दौर में तहजीब ने इस ट्रेंड को माशाल्लाह आगे बढ़ाया। उसने नई बात की, ओरिजिनल बात की, दुनिया अब माशाल्लाह उसका दम भरती है। रे अरे कब हुआ था कि किसी हज़ारों के मजमे में एक माई के लाल के नाम को, हाँ फिर ये छोटी बात नहीं है। दुनिया दीगर क्यों नहीं करती, दीगर के नाम पे क्यों नहीं करती? तहजीब ने बात की है ओरिजिनल, इसलिए हमें भी वो पसंद है। बस ये कहना चाह रहा था। उस्ताद, आपने एक दफ़ा बताया था, अगर आपको याद हो तो, आपकी जॉन एलिया साहब से मुलाकात। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस को बताएं आपके। जॉन साहब बड़े बड़े लोग थे। क्यों मशहूर हैं जॉन साहब? चले इस गुफ्तगू के साथ हम बात कर लेते हैं। जॉन साहब में शिद्दत एहसास है। वो जो मजमून बांधते हैं ना, उसके बाद कोई माई का लाल शायर उस मजमून को उस तरह नहीं बांध सकता जिस तरीके से जॉन साहब बांध गए हैं। वो अखीर है उस मजमून की यार। जॉन साहब का ये कमाल था।
अल्लाह करी कह रहा हूँ, बड़ी दुनिया थी। हाँ, बड़ी मुलाकातें हैं मेरी। जिन दिनों जॉन साहब की किताब छप रही थी पहली, शायद उन्हीं दिनों फ़कीर की किताब भी छप रही थी, बदन का वक्त जागा है। वाह वाह वाह। अलहमद पब्लिशर साहब से, उसके मालिक हैं सफदर साहब, बहुत सुथरे लोग हैं। सफदर साहब, अल्लाह का उनके छोटे भाई मुजफ्फर साहब, अल्लाह हयाती दे, जिसके पास नहीं भी है ना पैसे और उन्हें पता है ये जनवन है, उन्होंने किताब छापी। अरे मुझे याद है, मैंने उस वक्त अपनी वालदा साहबा की डाली कमेटी ने से निकाल के 98 में किताब पहली आई मेरी। मैंने वालदा साहबा से कहा मैं किताब छपवाना चाहता हूँ। कमेटी डाली थी वालदा साहबा ने, 10,000 वहाँ से लिए और 10,000 में मैंने किताब पहली छपवाई। मुझे याद है अभी तक। और आहिस्ता से सफदर साहब के कान में कहा, अब आस्ताब साहब बैठे हुए थे वहाँ, मुझे याद है, ये बात बोलती नहीं है, अहमद राई साहब बैठा करते थे, बड़ी दुनिया बैठा करती थी वहाँ, शहजाद अहमद साहब, खुर्शीद साहब, खालिद अहमद साहब, बड़ी दुनिया उस पब्लिशिंग हाउस में बैठे। मैंने कान में कहा, सर जी 10,000 रुपये ले आया। कान में सफदर साहब से कहा, हंस पड़े ताबिर साहब ने सुन, अच्छा 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 ठीक है, मेरी किताब छपी फिर। तो जॉन इलियस साहब से कोई जॉन गुफ्तगू साहब, वगैरह? हो बड़ी दुनिया, जॉन साहब आते थे, गुफ्तगुएँ होती थी उनसे, जैसी कि वो उनका था ओरा साहब, वो भी बड़ी दुनिया थी। वो जन्नती थे, वली थे और जन्नती थे। लिख लो आज मेरी बात कि बड़ी बड़ी गुफ्तगुएँ होती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मतलब वो ना हार्ड ड्रिंक उनका पसंदीदा होता था। वो गिलास भर लेते थे, मुझे पूछते थे, इकराम भला मगरिब हो गई? हालांकि उन्हें पता होता था। दुनिया थी अजब, पता नहीं इस जुमले से वो क्या। हम भी थोड़ा सा अलहमद पब्लिशिंग हाउस में बैठे ना, थोड़ा सा पर्दा सरका कर देखते थे। मैं क्या सर जी कहा करता था, जी सर जी हो गई, मगरब हो गई जी। तो वो हार्ड ड्रिंक उनका सोफे के साथ गिलास रखा करते थे, वहाँ से उठाते थे और पी लेते थे। तो बड़ी दुनिया थी जॉन साहब। इसके अलावा बड़ी बात से मुशायरे पड़े उनके साथ भैया। यहाँ उनके अजीज़ हुआ करते हैं, उनके यहाँ भी वो ठहरते थे। मुनव्वर सईद साहब एक्टर हैं बहुत अच्छे, उनके यहाँ आते थे, ठहरते थे। उनसे बड़ी मुझे एक और बात याद आ रही है, तल्ली ना समझा जाए इसे, फखर ना समझा जाए, बात याद आ रही है जैसे जैसे आती जा रही है। एक दफ़ा उन्होंने कहा मेरे लिए वो जुमला, अफान आज भी सीने से है वो जुमला, कहते थे, इकराम मैंने हिंदुस्तान फतेह कर रखा है शायरी में, तूने मुझे फतह कर लिया है। ये उन्होंने किस बात पे कहा था उस्ताद? हाँ, मैं 2 शेर थे वो सुन के, 2 शेर थे मेरे। वो कौन से शेर थे उस्ताद? बतलाए देता हूँ, गज़ल थी, उसके 2 शेर याद हैं इन पर खुसूसी। हाँ, महफिले नाओ नोश के सदक़े, महफिले नाओ नोश के सदक़े, खूब नाचा हूँ, खूब गाया हूँ, तेरे नाजुक से इस बदन के लिए रूह तक मैं कसा कसाया हूँ। वाह 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 वाह। ये 2 अशार सुनकर उन्होंने, वो बड़ी दुनिया थी रे। अच्छा, मुनीर नियाज़ी साहब से भी आपकी मुलाकातें हैं? हाँ हाँ, ये हम सवाल है ना उस्ताद। अरे वाह वाह वाह। मुनीर नियाज़ी साहब भैया, मुनीर नियाज़ी साहब दुनिया जानती है, टाउनशिप 1 ब्लॉक में रहा करते थे, नाले से थोड़ा हट के उनका घर था, पहला दूसरा। मैं सी में था, सी ब्लॉक में, यानी ज़्यादा दूर नहीं था। अल खैर यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हुआ, मुझे अब भी याद है। हमारा यार था, बड़ा अच्छा शायर है, अहमद फरीद, आजकल इस्लामाबाद में होता है, भाई क्या शायर है वो। उसने वो अरेंज किया अल खैर यूनिवर्सिटी में, हम सब गए, अरशद शहीन, मैं, सारे दोस्त गए, कमर इम्तियाज़, हसनैन सहर, हमारे नबी की दिहाई का काडर, सारा गया। मुनीर जैसे अब सदारत कर रहे हों, सर्दियों के दिन थे, मैंने लाल रंग की ऊनी टोपी पहनी हुई थी। गज़ल जब मैं सुना चुका, हम आप जानते हैं मुनीर नियाज़ी साहब किसी को दाद नहीं दिया करते थे, बड़ी दाद उनकी तो मशहूर है कि वो दाद ही नहीं देते थे। फ़कीर को याद अच्छी तरह, मेरी गज़ल पे उन्होंने चौंके, दाद दी, खूब ऐसा किया, मुझे खुशी हुई। वाह वाह। मुशायरा ख़त्म हो गया, मुशायरा ख़त्म हो गया, लाल टोपी मैंने पहनी हुई थी। तो अहमद फरीद को कहते, अहमद फरीद ने ये बात मुझे बताई। अहमद फरीद का ओ लाल टोपी वाला किथे जिन्हें सिर कज्या होया है।
ये मुझे अहमद फरीद जब मेरे पास आया, अहमद फरीद कहने लगा वो लाल टोपी याद फरमा रहे हैं नियाज़ी साहब आपको। एक है कि वो कितने लाल टोपी पंजाबी जो दुनिया ही वखरी सी नियाज़ी साहब दी वो कितने लाल टोपी वाला जिन्हें सिर कजया होया है। ये मेरा पहला मौका था कि जब रूबरू किसी बड़े शायर के हुआ मैं, हाय हाय। मुनीर नियाज़ी साहब। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ आए? अरे बरकत मार्केट, 4-5 हम दोस्त कहते आओ भाई चाय साहब, नियाज़ी साहब का ये कह लेना। बरकत मार्केट हम बैठे, मुझे याद अल्लाह गरी के रहमत करे मुनीर नियाज़ी साहब को। दबंग आदमी थे उस्ताद। अरे ऐसे वैसे बरकत मार्केट चाय वाई पी, सारा कुछ अपने मुख्तसार मिलती है भी सुनाते रहे। और दुनिया में 1-2 ही शख्स थे जिनको मुनीर नियाज़ी साहब ने रसाई दी अपने घर तलक, वगरना तो हाँ, उनके बारे में बात मशहूर है एक कि अमजद इस्लाम अमजद साहब अल्लाह गरी के रहमत करे हमारे हीरो थे। वो उनके घर गए सालगिरह पर, दरवाज़ा खटखटाया, कोई अंदर से मुनीर नियाज़ी साहब भी आए। कौन? कहले मैं अमजद साहब। तो मुनीर नियाज़ी साहब ने अंदरों क्या वो घर नहीं है गए वो नहीं थी, वो यह दुनिया सी। आय हाय हाय। मुनीर नियाज़ी साहब की ये दुनिया थी। तो हाँ, फिर मैं जाता था उनके घर। अच्छा, फकीर की रसाई होगी उस मुशारे के बाद। आपसे मुलाकात कर लिया करते थे वो? फिर मेरे पास एक साइकिल था ईगल का, 6000 का मैंने उस वक्त निकलवाया था फैक्ट्री जाके। और फैक्ट्री भी जो बंदे ने मुझे साइकिल दिया, जो इंचार्ज था, मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ का जानने वाला था कोई। तब मुझे वो ईगल का साइकिल मिला 6000 में, यानी बड़े फ्रेम का जेनवन, अच्छी तरह परपुर्जों वाला। उस साइकिल पर मुनीर नियाज़ी साहब को बिठाता था, कहते थे आरफी चलिए। 2 से ज़्यादा ऐसे मौके आए ना, सर जी कितने जी बैठ जा, साइकिल पर बैठ जाते थे मेरे साइकिल पे यार। हाय हाय हाय। अच्छा, मैं जाके उनके करीब ही मरातब अली खान रोड था, वहाँ जब चले जाते थे कहते थे बस ला दे। मैं पूछना सर जी कितने जाना आगे जी? कदो नहीं है थी जाना जा। फिर कहाँ जाते थे नहीं पता। अच्छा, वो नहीं पता, वो नहीं एक मखसूस पॉइंट में आकर रोक देते थे। ला देते। ये मुनीर है, क्या दुनिया थी यार। अहमद फराज साहब से भी आपकी एक मुलाकात? हाँ, मैं जा रहा था इस्लामाबाद कोई मुशायरा पढ़ने, नहीं, मुझे वहाँ की एक NGO ने बुलाया मेरी स्पेशलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और जहाज़ का टिकट विकट सब कुछ देखा। वो था अपना एग्रीकल्चर के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी एक इस्लामाबाद की, जहाज़ का टिकट विकट आ गया भैया, वहाँ टिकट लग जहाज़ पर बैठा। अहमद फराज साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हो, ये इस्लामाबाद जा रहे हो, सिर्फ ये कहा अस्सलाम। उससे पहले मुझे थोड़ा बहुत जानते थे, हम तो बहुत ही जानते थे, दुनिया थी। एक आध मुशायरे में ना सुना हुआ था उन्होंने मुझे, जो अब यूनिवर्सिटी बन गई है लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, या इसका मुशायरा था, मुझे सुना था इन्होंने, और दाद दी थी, मेरी न्याजमंदी थी थोड़ा सा आंखों में। अच्छा, शनास आई होगी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं नाल बैठ गया। ये फराज साहब की से मुलाकात का सिलसिला है थोड़ा सा। हाँ, मकसूद। नासिर काज़मी साहब से कभी मुलाकात हो सकी उस्ताद? नहीं, वो 74 में। लेकिन आपकी अहमद मुश्ताक साहब से बात हुई थी फ़ोन पे, और वो अजब बात थी उस्ताद। उस अहमद मुश्ताक कैसे शायर लगते? ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है कि कैसे शायर लगते हैं? लेकिन सुनिए, वो मुझसे 91 वर्ष के हैं, अमेरिका रहते हैं, बड़े शायर हैं, नासिर काज़मी साहब के हम असर हैं, टी हाउस में बैठने वालों में हैं, बड़ी कठिनाइयाँ झेली। पिछले दिनों भी आए थे, उनसे मुलाकात ना हो सकी। इसका प्रायश्चित फिर मैंने यूँ किया कि किसी दोस्त से कहा, शायद खुर्रम था कि मियाँ कभी बात ही करवाइए, खुर्रम के पास कॉन्टैक्ट था, मजलिस तरक्की अदब में आए हुए थे। हाँ, उन्होंने बात करवाई मेरी फिर, और बात फिर शायद आप थे। हाँ। वो ऐसी बातचीत अफान हुई, आपने सुनी? क्या फकीर वो बड़ी बात दोबारा दोहरा सकता है यहाँ पे? फकीर ने उस वक्त क्या कहा था? वो क्या कहा मारा था उन्होंने, खुशी का इजहार किया था। वो बात भूल गई, बड़ी बातें हुई, वो बात भूल गई कि किस बात पे खुश हुए, हंसे। हाँ, लेकिन वो बड़े शायर हैं, अहद के बड़े शायर हैं अहमद मुश्ताक साहब। उनकी सेंसिबिलिटी, नया जो लिखने वाला काटे है उसमें फैली हुई है अहमद मुश्ताक साहब की। मियाँ ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस्ताद, मीरी कबीले से ताल्लुक़ है आपका? मेरा मीरी कबीले से, मैं गालबिया नहीं हूँ,
गालिब भी बहुत बड़े शायर थे, मीर तो क्या क्या मीर फर्क, साहब थे। दोनों में क्या फर्क समझते हैं आप? हाँ, ताकुल और खिरद अफरोज़ी के शायर थे गालिब साहब। इन दो चीज़ों से हमारा लेना देना आसान काफ़ी। लफ्जों में बताइए, आसान लफ्जों में। वो फ़लसफ़े के मुश्किल पसंद और अक़लियत पसंद थे गालिब। मीर साहब दिल के आदमी थे, खलकत के आदमी थे, चौक के आदमी थे, सीढ़ियों के आदमी थे, चाय खानों के आदमी थे। गालिब साहब तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए ना, बड़े अमीर कबीर घरानों में। उनके आबाओ अजदाद सिपाहगरी करते थे मुग़लों की फ़ौजों में, तुर्कों की फ़ौजों में। मीर कुतुब फरोश था रे, दिल्ली में कुतुब फरोशी किया करते थे। मीर साहब दिल के आदमी थे, चौक थड़े चुबारे के, खलकत के, तेरे मेरे शफी साहब, जबार साहब, माजे के, बांक के, इनके आदमी थे। इसलिए हमें पसंद, और शायर भी फिर यहाँ। मीर साहब का कौन सा शेर आपको लड़ा हुआ है अब तक? लड़ा हुआ है, 2 लड़े हुए हैं, और तो सारे 72 मिनिस्टर में वो जो तो तौबा तौबा तौबा। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। हाय हाय हाय। क्या बात। और चश्म हो तो आईना खाना है दिल, चश्म हो तो आईना खाना है दिल। शायद ऐसे ही मिल रहा है, चश्म हो तो आईना खाना, तो आईना खाना है दिल, शायद ऐसे ही पिच पर। अगर गलत बोल गया हूँ तो इस। और सनी, मुंह नजर आता है दीवारों के बीच, चश्म हो तो आईना खाना है, मुंह नजर आता है दीवारों के बीच। और ऐसा ऐसा उस्ताद मीर के पास शेर है। अच्छा, उस्ताद मीर को ट्रिब्यूट फ़कीर ने भी एक शेर की सूरत में पेश किया हुआ है। आज तक वो शेर कहीं सुनाया नहीं, किसी को नहीं पता उस शेर का, लेकिन आज सुनाएंगे आप? सुनाता हूँ। और तहज़ीब आफ़ी उस शेर की दाद दे चुका है, और आपको पता है कि तहज़ीब आफ़ी ऐसे दाद नहीं देता गरीब। शाबाश देने आए हैं स्टेशनों पे लोग, शाबाश देने आए हैं स्टेशनों पे लोग, लाहौर ला रहा हूं मैं उस्ताद मीर को। वाह 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 वाह। शाबाश देने आए हैं स्टेशनों पे लोग, लाहौर ला रहा हूं मैं उस्ताद मीर को। उस्ताद जी, उस्ताद जी, जनाब। कालू पिची उस्ताद कालू पिची के बारे मनु तजस्सुस है। कालू पिची एक करैक्टर था, हाँ, मेरे शिगिर्दों में था। उसका मतमा नज़र और उसका हर वक्त का गालिब ख्याल ये होता था कि सारी दुनिया के लोग मुझे अमीर करने के लिए काम करें। अच्छा। कालू पिच्ची ये चाहता था। कालू पिच्ची फिर वो शख्स था कि अगर किसी शख्स ने कालू पिच्ची ने उधार लेना है किसी शख्स का, और वो उधार लेने आ चुका है, खुदा की कसम वो ये भूल जाएगा कि मैं उधार लेने आया हूँ। कालू पिच्ची उससे मज़ीद उधार लेकर चलेगा और वो देगा उसे। वो कालू पिच्ची वो है। वाह, अब कालू पिची कहाँ पे है उस्ताद? उसकी वाइफ मर गई है, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। कालू पिच्ची आजकल अपनी वालदा साहबा के साथ रह रहा है और इस कोशिश में है कि कहीं भर्ती हो जाए। कालू पिच्ची। कालू पिची जैसे कितने किरदार आपकी ज़िंदगी में आए और गए उस्ताद? काफ़ी, लेकिन कालू पिच्ची उन सब का शहंशाह था। 2 बातों की वजह से, वो 2 बातें बतला चुका। कौन कौन सी? सारी दुनिया के लोग मुझे अमीर करने के लिए काम करें, और जिस शख्स ने जो उधार लेने आए कालू पिच्ची से, कालू पिच्ची को वो मज़ीद उधार दे के जाता है। वो कालू पिच्ची वो है। उस्ताद फिल्में वगैरह देखते हैं? हाँ, मैं फिल्में देखता हूँ, बारीक फिल्में देखता हूँ, हॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखता हूँ। पुरानी फिल्मों में से कौन कौन सी फिल्में उस्ताद? बतलाता हूँ। इंडियन पुरानी मूवीज़ देखता हूँ कि वो सही, जो उनमें एक्टर होते थे वो असील होते थे, और वो जो एक्ट कर रहे होते थे वो सच्चा लगता था। वो एक्टिंग नहीं लगती थी? नहीं लगती थी। आजकल तो एक्टर का पता चल जाता है कि साफ ज़ाहिर है कि तमाशा। वो जो एक्टर वो करते थे एक्ट, वो सच्चे लगते थे। यही सबब है कि उनके असरात दिल पर मुर्तसम हो जाते थे। देवदास को ले लीजिए, पुरानी मूवीज़ में ले लीजिए आप, रमन हॉलीडे, इसकी
एलिज़ाबेथ टेलर की है, या शायद है ये एलिज़ाबेथ की है, ग्रेटा गार्बो नहीं, एलिज़ाबेथ की है, रोमन हॉलिडे। नाम बोल रहे हैं क्योंकि कभी इस मौजूद पर गुफ्तगू नहीं हाँ। की है, लेकिन मैं पुरानी मूवीज़ देखता हूँ, बड़ी मूवीज़ देखता हूँ, जिनका रशियन सिनेमा बहुत आगे का सिनेमा है हमारा। ईरानी सिनेमा, ईरानी सिनेमा बहुत आगे का सिनेमा है। रशियन, जैसे रशियन लिटरेचर बड़ा है, वैसे ही रशियन मूवीज़ का कंटेंट बहुत बड़ा है, जैसा तो बॉलीवुड की कोई पुरानी फिल्में, अभी भी पुरानी फिल्में देखते हैं आप? कौन सा फेवरेट एक्टर है आपका दिलीप कुमार के अलावा? वो तो हाँ, जाहिर बात है कि दिलीप कुमार तो आपकी जान है। जी जी, दिलीप कुमार साहब हमारे फेवरेट एक्टर रहे, अब भी वो हो। संजीव कुमार अच्छा एक्टर था, जान भर देता था किरदार देवानंद में। कैसे लगते थे आपको? देवानंद भी अच्छे थे, अपने जॉन के आदमी थे। राजेश खन्ना भी अपनी जॉन के आदमी थे, नई राहें दिखलाने वालों में थे कि कोई फिल्म नाकाम ही नहीं हुई। 6-7 फिल्में सिल्वर गोल्डन जुबली का, 17 फिल्में, 16 फिल्में उस्ताद। ये वो लोग थे यार, इन्होंने इंडियन सिनेमा को अब बहुत आगे। लेकिन वो जो पैरेलल सिनेमा चला एकदम साथ में, इसमें नसरुद्दीन शाह, हाँ, पैरेलल सिनेमा, मुझे यूं कहने दीजिए कि टिल डेट पैरेलल सिनेमा इंडिया का बाजी ले गया है ना उस्ताद? पैरेलल सिनेमा को एक्टर बड़ा बड़ा मिल गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिल गया, परेशान मिल गया, इरफान खान मिल गया, शाहजी मिल गए, ओमपुरी मिल गए, ये बड़े एक्टर मिल गए पैरेलल सिनेमा। इसलिए ये सिनेमा अब पैरेलल सिनेमा के नाम से और उसी कैफियत से ही इंडियन सिनेमा जांचा जाता है। और मेन स्ट्रीम का सिनेमा अब महज रुपए लगाना, इतने करोड़ अरब और उतने कमाना, सिल्वर अब बॉक्स ऑफिस पे फलां हो गया, ये बना लिया, कहानी कोई नहीं, भला कुछ भी नहीं है, जुगाली है, महज जुगाली है आज का इंडियन सिनेमा। पाकिस्तान में तो खैर सिनेमा रह ही नहीं गया, हम आज तक यही नहीं शाह जी अफान खां तय कर सके कि आया जायज़ है फिल्म, मौसीकी जायज़ है या नहीं हमारे कंट्री में, हमारे मतलब हम आज तक ये ही नहीं तय कर सके। तो हमने इन आर्ट, इन फ़नून को पीक तक कैसे लेके जाना था। वैसे आपस की बात है, जितना टैलेंट शायरी में, फिल्म की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में मुसलमानों का है, हिस्सा रहा है, कभी रहा ही नहीं किसी का, बिल्कुल कभी नहीं रहा किसी का यार। तो ये सिनेमा की बात है भैया, सिनेमा बिल्कुल देखते हैं हम। उस्ताद कोई एक ऐसी फिल्म जो आपके जहन में क्या? मदर इंडिया मेरे दिन से निकल ही नहीं थी, मदर इंडिया, जिसमें नरगस दत्त थी, सुनील दत्त था। हाँ, वो मेरे जहन से नहीं निकलती। मदर इंडिया बड़ी मूवी थी। आपने सिनेमा में देखी? एवर नो नो नो, सिनेमा यहाँ कहाँ लगती है, देखी मैंने, टीवी पे देखी, उसको देखता हूँ। एवर लास्टिंग मूवी है, द बिगेस्ट मूवी एवर मेड इन इंडियन सिनेमा, मदर इंडिया। उसकी सबसे खास बात क्या लगती है आपको? जो हाय 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 हाय, कि हिंदू बनिया मरेड़े बंदे का, गरीब बंदे का इस्तेसाल कैसे करता है, और फिर एक मरेड़ा बंदा कैसे टकरता है हिंदू बनिए को, गंदम के ढेर पे घिर जाता है कि ये मैंने अपने हाथों से उगाई है, मैंने, मेरी माँ ने। वो जो गंदम उगी होती है वो किसी हल से नहीं उगी होती, उसकी माँ हल चलाती है बल्द की, बैल की बजाय उसकी माँ जोती होती है, और वो ज़मीन को हमवार और करके तो उसमें गंदम बोते हैं। तो वो गंदम कैसे जाने देता, उस माँ का सपूत सुनील दत्त का किरदार है उसमें। फिल्म देखने वाली लोगों देखो, मदर इंडिया देखो। उस्ताद किताबें अभी भी पढ़ते हैं आप? हाँ, आपने रशियन सिनेमा की बात की, टॉलस्टॉय, तमाम तर लोग हैं। तो आप तो खुद बारीक हैं, समझने वाले हैं, इसीलिए आपके पास आ गया मैं। हाँ अफान, पढ़ना जारी है, अब भी कुतुब सराहनी मौजूद रहती हैं। अभी पिछले दिनों ही की बात है कि खुर्रम आफाक के कुतुब खाना को नक़ब लगाई। इससे पहले तहजीब हाफी के कुतुब खाना को नक़ब लगाई, वहाँ से कुछ कुतुब चुरा लाया तराजिम गैर मुल्की। फिर मेरे बच्चे खुर्रम आफाक के किताब खाने से किताबें चुरा लाया, जिनमें सर फहरिस्त 2 हैं,
और हान पामुक नोबेल प्राइज तर्कश, उसका नावल है जहाँ बर्फ रहती है। और जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसका तर्जुमा कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया है, एक खातून की तस्वीर के नाम से। आजकल वो ज़ेर मुताला है, पढ़ने वाली हैं। क्या सीखता है बंदा वो लाइनें दानिश का मंबा है। वो राइटर थे, सदियों की दानिश उन्होंने उन लाइनों में समाई हुई है कि एक एक लाइन में दानिश है, एक एक लाइन में ज़िंदगी धड़कती महसूस होती है। ये पढ़े वगरना आदमी ना कुछ पढ़े, ये पढ़े। कोई किताब ऐसी है ना उस्ताद जो अभी तक आप चाहते हैं कि यार मैं दोबारा पढूं, या मेरी ऑडियंस को पढ़नी चाहिए, मेरे देखने वाले को पढ़नी चाहिए ये किताब? कोई ऐसी किताब अब तक मौजूद है? भाई दोस्त, वॉल्टेयर को दुनिया पढ़े, दुनिया बाल्ज़ाक को पढ़े, दुनिया जेम्स जॉयस को पढ़े, दुनिया वो मॉबी डिक किसका है, नाम याद आएगा, मॉबी डिक एक नावल है वो पढ़े। दुनिया चार्ल्स डिकन्स की एक किताब पढ़े जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कौन सी उस्ताद? हाँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इसकी क्या स्टोरी है उस्ताद? हाय हाय हाय। जब शाही ख़ानदान की चीरादस्तियाँ, रशियन ज़ारों की शायद स्टोरी है, या शायद मलिका बरतानिया के सक्सेसर्स की स्टोरी है, कि चीरादस्तियाँ इतनी बढ़ गई कि लोगों को रोटी के लाले पड़ गए। तो ये जुमला जो मैं बोलने वाला हूँ वहीं से तो रब्बुल मिसल इख्तियार कर गया कि मलिका को जब बतलाया गया, मलिका साहबा लोगों को के लिए खाने की रोटी नहीं है, तो मलिका साहबा ने पता क्या कहा, लोग केक क्यों नहीं खाते। वहीं से ये मशहूर मुहावरा हुआ है कि इतनी ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज काबू कर लिए गए, खलकत भूखी मर रही थी। उस पस मंज़र में जब आवाम ने बगावत की तो ये नावल वजूद में आया, चार्ल्स डिकन्स का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहर एक कहानी के नाम से इसका तर्जुमा हुआ है। और सुनो, जब इनकलाब कामयाब हो गया, लोग जीत गए, भूखे लोग जीत गए, उन्होंने निज़ाम को काबू कर लिया, तो शाही ख़ानदान के सरों को जब गिलोटीन से उड़ाया जाने लगा। गिलोटीन क्या है, एक ख़ास आला था जिसका ऐसा फल होता था बारीक लोहे का तेज़ धार वाला, वो ऊपर बुलंदी से उसका खींचते थे, ऐसे धागा सा बुलंदी से गिरता था, सर को एक सच्चे में रख देते थे, बुलंदी से ठाक करता था, सर कट के दूर जा गिरता था। यानी आसानी पैदा कर ली गई ना सर काटने के लिए, वैसे तो तलवार शलवार से भी कट जाता है। वो आला याद किया किसने, डॉक्टर गिलोटीन ने। दुनिया को बहुत कम मालूम है डॉक्टर गिलोटीन गिलोटीन कि उसका आले का नाम गिलोटीन तो है, शायद कुछ बाद लोग जानते भी हों, लेकिन इजाद किसने किया, डॉक्टर गिलोटीन ने। और जरा उतो वड दिंदा सिर लानत बेशुमार। जब फिर वो शाही ख़ानदान के सर कटने लगे, वहाँ फिर एक और मशहूर जुमला उस शाही ख़ानदान की एक नाइस लैंड लेडी ने बोला था, वो भी दुनिया के सामने होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है। सर कटने से पहले वो अपने आप को बेगुनाह समझ रहे थे, बोले की बात ये, वो कह रहे थे क्यों हमें लोग मार, हाय हाय। उसने फिर एक जुमला बोला, तारीख में ज़िंदा रह जाने वाला, मादाम रौला उसका नाम था, शाही ख़ानदान की एक लेडी थी। उसने कहा सर कटने से पहले पकड़े हुए है दुनिया उन्हें, सर कटे जाने वाला है, आज़ादी तेरे नाम पर क्या क्या जुल्म ढाए गए। ये जुमला मादाम रौला ने बोला था, कट गया सर। उसमें फिर एक किरदार था जिसने शाही ख़ानदान के कुछ लोगों को बचाया था अपनी जान दे के। ज़रूर पढ़ो अ टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकन्स। दुनिया है एक उस नावल में, एक कायनात अलग है उसमें। कायनात है अफान उसमें। वो नावल ज़रूर पढ़ो, मुझे याद रहता, आज तक नहीं भूला।
दो शहर एक कहानी। वाह वाह। इसके अलावा रशियंस में उस्ताद? हाँ, रशियन दुनिया का बड़ा लिटरेचर रशियंस को माना जाता है, क्योंकि उनके साथ वही बड़ी है। वो कौम अजीब कौम है। वो कौम एशिया की में ना हमारी और वो कौम की साइकी मिलती है। जफाकश, मेहनती, जज्बाती, सर देने वाले, हाँ करके पड़ जाने वाले, रूसी और हम मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट्स। इसीलिए रशिया का बड़ा लिटरेचर तख्लीक हुआ है। उन्हें मिल गए, दस्तोयेव्स्की मिला, टॉल्स्टॉय मिला, उन्हें चेखोव मिला, उन्हें गोगोल मिला, उन्हें मैक्सिम गोर्की मिला, जिसने दुनिया के लिटरेचर को बदल ही दिया, हयाती बदल दी। कि दुनिया इन मैक्सिम के तो दस्तोयेव्स्की के बारे में तो यही कहा जाता है कि एक पहले का अदब है दस्तोयेव्स्की के पहले का, फिर दस्तोयेव्स्की का बाद में अदब है जो दस्तोयेव्स्की का दौर है। ऐसा नावल, ब्रदर कामाज़ोव, जुर्म और सज़ा, बेटे बेटियाँ, क्या क्या नावल तख्लीक नहीं किया उस बंदे ने। दस्तोयेव्स्की रूसियों की ये खुशकिस्मती है, आज वो उनको पूजते हैं, आज पूछते हैं वो उनको, हीरोज हैं उनके। हमारे यहाँ ये समझ में, हमारे यहाँ तो किसी ने कुछ लिख भी दिया पैड़े से जी के साथ तो उसकी तो मुखालफतें अव्वल तो दुनिया कर लेगी। ये न समझते हुए कि वो लोग एक एक लाइन संभाल के रखते हैं यार अपने हीरोज़ की। वो ऐसी कौमें हैं, रूसी, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, लातिनी अमेरिका, गैब्रियल हैं, 100 years of solitude। अजीब जादुई नावल निकाला। यस ऑफ कोर्स, उसने भी एक दुनिया को बदल ही डाला। इन मुसन्निफीन के बाद गैब्रियल ने बदला भाई। हमारे यहाँ बदकिस्मती बड़ा अच्छा राइटर मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन चूँकि ये लिटरेचर तख्लीक करना एक हौसला अफजाई का अमल होता है, एक्सेप्टेंस का है। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। एक्सेप्टेंस तो खैर पैदा हो जाए, हौसला अफजाई नहीं है ना। कि एक लाइन हम आज तक मंटो को नहीं बख्श सके कि मंटो हुरिया निगार था। अरे भैया, जब दुनिया में जो चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं उनको किसी सतह पे वैसे लिख देना कबूल किया जाना चाहिए ना उसे, कि दुनिया में वकूफ़ पज़ीर हो रही है, कहीं यूटोपिया से तो नहीं आई हैं। अब हाँ, वो नहीं कबूल कर सके। तो जब तक हम हौसला अफजाई के अमल में ना आएंगे, हमारा लिटरेचर पीछे भी रहेगा और बड़ा तख्लीक भी नहीं हो सके। अरब लिटरेचर भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ उस्ताद? कम तरकश पढ़ लिया। वो क्या था, इस्माइल कादरे, वो पढ़ लिया। अगर हम गल्फ़ की या मुल्हिका इलाकों की बात करें, अरब इलाकों की, नजीब महफूज की कुछ चीज़ें पढ़ ली, मिस्र का। ये भी बड़ी दुनिया है। हाँ, ये भी थिंक करने वाली दुनिया है और लिटरेचर तख्लीक करती है। ये बड़ी कायनात है, बड़े इलाके हैं, बहुत प्रोसेसेस से गुजर कर आए हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेसेस से बड़ा कुछ सहा है इन लोगों ने भी। नतीजतन कबूलियत आमा पैदा हुई है उन्होंने। बोलो वही बात मैं जैसा कह रहा था कि कबूलियत वहाँ है, ये लोग पैदा हुए भाई, और हान जैसा बंदा पैदा हुआ। मेरा दागिस्तान वाला रसूल हमजा तो पैदा हुआ। ये तो खैर बस्ती एशियाई रास्तों का। तो कम है लिटरेचर की राव अरब दुनिया में, लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा जो मैंने नाम गिनवाया जो मुझे याद है मैंने बतला दिया। अभी जब कोई एक नावल जो आप हमारी ऑडियंस को कहेंगे पढ़ने के लिए कि लाजमी पढ़ो? मैं कहता हूँ चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, छठी दफ़ा, 1000 बार कहूँगा, आ टेल ऑफ टू सिटीज़ के नाम से ये तर्जमा शुदा चीज़ मिलती है हमारे यहाँ। किस दो शहर एक कहानी। चार्ल्स डिकन्स इसका मुसन्निफ है। फिर रूसो को पढ़ लो, वाल्टेर को पढ़ लो, बाल्ज़ाक को पढ़ लो, वो जो नाम हम गिनवा चुके हैं। अच्छा उस्ताद, तरन्नुम में गज़ल पढ़ना और मेला लूट लेना और छा जाना और फिर चले जाना वापस आसानी से, और फिर ऑडियंस का वापस बुलाना और फिर आपकी एक्शन करना थोड़े थोड़े, हाँ? सर तरन्नुम का शौक कहाँ से है? बिल्कुल बतला देता हूँ मुख्तसरन अफान के, जैसा कि कहा कि दुनिया का रैशी हूँ
उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब और हमारे घर साथ साथ थे। उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब से ये तरन्नुम की लहर आई, मेरे वाले साहब से पहले खुशलहान थे, फिर थोड़ा थोड़ा तजम्मुल कलीम साहब सोज खान थे, सोज खानी किया करते थे मजालस में। मोहसिन नकवी साहब आते थे हमारे वहाँ जो इमाम बारगाह बनी, वाह वाह बड़ी वाह, इमाम, उनसे मुलाकात भी है? हाँ ना, सुना हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ, वहाँ तशरीफ आते थे। उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब बहुत खुशलहान थे, लग वहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई, कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ जम्स मेरे में भी थे, आए हुए थे। लिहाजा आप मुशारों में जाकर तरन्नुम से भी पढ़ लेता हूँ, जैसा ऑडियंस हो, मोहब्बत करती है ऑडियंस, आपको पता है, आपसे हमसे, तरन्नुम से भी पढ़ता हूँ, सच्चे दिल से पढ़ता हूँ रे, कोई बनावट नहीं करता। बाज़ लोगों को इस पर एतराज़ भी होता है कि यार ये क्या ओवर हो जाता है, हाँ थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाए जोश में, जज्बे में, कि मेरे सामने बैठे हैं। हाँ, अल्लाह ताला मकबूल व मंजूर फरमा ले यार, कोई पोज नहीं करता कि मैं मशहूर हूँ इस तरीके से, जो होना होता है वो हो जाता है। हाँ जी। तो उस्ताद फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? हाँ अहम सवाल है ना। हाँ, सुनिए, अव्वल अव्वल मुझे पसंद हो तुम, अपना एक शेर पेश कर रहा हूँ, तुमको पता चल जाएगा आसान इस बात से, हर सामीन को भी। अव्वल अव्वल मुझे पसंद हो तुम, फिर मोहम्मद रफ़ी और मुकेश। वाह 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 वाह, उस गज़ल का शेर है ये। हाय हाय, सामने आ मेरी मोहब्बत केश, हाय नक़दे दिल क्या है नक़दे जाँ है पेश। वाह वाह वाह, सामने आ मेरी मोहब्बत केश, अव्वल अव्वल मुझे पसंद हो तुम, फिर मोहम्मद रफ़ी और मुकेश। अच्छा, मैडम नूर जहान के लिए अरे आपकी अरे बड़ी खास दुनिया, मोहब्बत मैंने देखी है कहीं? गवैयापन था मैडम से, इसीलिए लता जी से बड़ी थी। अच्छा, मैडम जी में गवैयापन था। गवैयापन कहते हैं हर खासवाम तलक पहुंच जाना, फैल भूल जाना, मीन में एक से दुरुस्त होके अंदर जाहिर कर देना, अंदर ही बाहर आ जाना। मैडम वो गायिका थी। लता जी और मैडम जी में आप हाय हाय हाय, मैडम को चुनेंगे? जी जी, मुझे यानी कि मैं दोबारा पूछता हूँ, एक तरफ लता जी हैं, लता जी बहुत बड़ी सिंगर हैं, हम उनके गाने सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, आप तो गुनगुना के सुनाते हैं हमें, लेकिन मैडम और लता जी में आप मैडम को चुनेंगे? मुझे मैडम पसंद है। मैडम के सुनिए तो सही यार कभी। मैडम का आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज मेरे दिल का, दिल में तारों का कारवां है, अब दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। ये मैडम है। मैडम ने तो फिर एक जहान को मुतासर कर लिया। हमारे कसूर शायर की थी अल्लाह बसाई नाम, गुलाम मोहम्मद साहब से सीखा सारी उम्र। उस्ताद मोहतरम उनके हुआ करते थे। कसूर घराना से ताल्लुक था उनका, पूरा कसूर घराना है, पता है आपको? गायकी की दुनिया आपसे सुना था जैसे मैंने। पटियाला, जैसे जी शाम चुरानी, कसूर घराना। वाह 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 वाह। तो मैडम बड़ी, लता जी भी बहुत बड़ी है। फकीर की लता जी की आवाज़ की तो देख लो यार, कैसे कैसे आलम को मुतासर किया उन्होंने। ओ हो, सुनिए, अरे लता जी की क्या कहने। हाँ भाई, मदन मोहन जी ने एक कंपोजिशन बनाई हुई है। गीत निगार कौन है ये भी याद आ जाएगा। लता जी ने गाया वो गीत जो आजकल, बल्कि आपका सवाल होना चाहिए था कि आपको वो कौन सा गीत है जो सदाबहार ग्रीन है और आप जिस गीत के बगैर सोते भी नहीं, आपको रोटी हजम नहीं होती और हमेशा पसंद करेंगे कि ताकि कब्र में भी चले गए। हाँ, एक मिनट बतलाए देता वाह हूँ, वाह वाह, वो गीत बतलाए देता हूँ। मदन मोहन जी की म्यूजिक है। ओ भोले साथिया रंग ले हमें भी इसी रंग में, ओ भोले साथिया
रंग दे हमें भी इसी रंग में, फिर से सुना दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे अंग में, वही जो ताने आग लगाए उन्हीं से आग बुझाए, हमें क्या हो गया है, वाह हमें क्या। ये और वो, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। दोनों भैरवी हैं, मदन मोहन जी की मौसीकी है, भैरवी में है दोनों। मैंने रंग ली, मैंने रंग ली, भगवान जाता है, आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। अरे 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 क्या दुनिया थी भाई। यानी कि ये वो गीत हैं जो कि आप हमेशा सुनना चाहेंगे। कब्र में भी अगर मौका मिला। अरे उस्ताद से कितनी एज होगी आपकी? 52 बरस का पता लगा। 58 सॉरी। हाँ। तो आपका एक बड़ा पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। बड़ा एक पर्सनल सवाल है। मैं कहता हूँ आप अल्ट्रा पर्सनल भी पूछेंगे अफान तो आपको बतलाऊंगा, वरना दुनिया के सामने कम खुलता हूँ, बतलाऊंगा। आपका ज़मीर कितने साल की उम्र में वफात पा गया था? मेरा नहीं मैं समझ गया। सुन लो रे, दुनिया जिसे हमारी कठोरपन, हमारे कठिन होने से, हमारी यावा गोई, हमारी पोच गोई, जिसे दुनिया समझती है ना, ये एक कोशिश होती है कि किसी तरीके से खलकत को पसंद आ जाए। क्या आपका क्या ख्याल है कि एक बंदा रात सोया सुबह उठा और नई गजल लेके आ गया? पापड़ बेलना पड़ते हैं यार। तो दुनिया फिर जब वो पापड़, ये पापड़ बेलने हैं, ये हमारा ज़मीर मरने वाली बात नहीं है कि किसी को कभी कुछ कह दिया, कभी किसी से कह दिया अरे भैया कुछ ले आइए खा पी लें, ये पापड़ बेलने हैं। किसी से कह दिया अरे तू कट जाए, बट नया सा होके आ यार, क्या गजल कह लिया आपने, बदबख्ती कर लिया आपने। तो ये पापड़ बेलने होते हैं और बतलाना भी मकसूद होता है उन मुतल्लिकीन को कि असल सूरत फनून की ये है। ज़मीर भी मुर्दा नहीं होता है जो शायर की, यार शायर मैंने सेंसिटिव की बंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है उस्ताद। हयाती हो गया फान का। उस्ताद शादीशुदा लाइफ कैसी गुजरी उस्ताद? बहुत अच्छी मियाँ। कभी लड़ाई हुई पाकिस्तानी साहिबा से? अरे सुन लीजिए क्या अच्छा, ये भी आज तक नहीं किसी ने कुछ। सुन लो रे, हाँ, फ़कीर की अहलिया को दुनिया उस्तानी जी कहती हैं, एम.ए. इंग्लिश हैं भाई। उन जैसा सबा, उन जैसे रवैये, उन जैसी ज़िंदगी की चलत भाई कम ख़वातीन में है कि लड़ाई भी हो गई अफान तो मैंने सुन ली उनकी बातें बगैर किसी रद्द क़ाधा के, बगैर किसी त्योरी चढ़ाए। तो भी कोई गलती हुई होगी या नहीं पसंद, या वैसे ही यार बंदे का बाद जी करता है। अरे 24 घंटे साथ रहना। मुझे कॉल याद आ गया महबूब मरहूम का। महबूब मरहूम एक दुनिया थी लाहौर में, 3 बरस हो गए वफात पा गए। हाय हाय हाय, अंदरून के रहने वाले थे, बड़ी दुनिया थी। वो कहा करते थे आरफी 24 घंटे रहना नाल और दे। अब मैं अगला थोड़ा सा गैर पार्लिमानी वो नहीं बयान करूँगा। हाँ लग जाता है। तो 24 घंटे साथ रहने वाले जो दो फरीक़ैन हैं, अगर किसी ने कुछ कह भी लिया यार, किसी को कोई आ जाता है, कोई बात आ जाती तो सुननी चाहिए। अरे वो और किससे कहे? फिर जब मैं थोड़ी बात करता हूँ आपकी उस्तानी जी खामोश हो जाती हैं। मैं चाय बना के पौड़ियों पे बैठ के पीना शुरू कर देता हूँ सिगरेट। मैं बोलता हूँ तो वो भी कुछ ना कुछ काम ही कर रही होती हैं यार, और सुनती भी जाती हैं। पता दोनों को होता है कि मेरी बात भी सुनी जा रही है और मेरी ये है। अल्लाह खुश रखे मियाँ उस्तानी जी को। अच्छी है, एक नर है एक मादा है, अल्लाह ताला का शुक्र है भैया। यानी कि आपकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही है? कि जो अड़चने रुकावटें एक आर्टिस्ट फील करता है कि ये ना कहीं हो जाए, ये ना हो, मुझे ये है मियाँ, वो नहीं है। हाँ कैसा कारण है उसका? ये तो अल्लाह का फकीर को वो नहीं है। अल्लाह खुश रखे। ये बात है। उस साथ बारिश कैसी लगती है? आज भी तो फिर बारिश वाला दिन था। अच्छी नेमत अल्लाह की, मुनासिब पड़े,
बारिश सोए जज्बों को जगाती है। इस पे गीत भी बड़े हैं। मैं कहता हूँ जितने सावन और बारिश की बूंदों पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सारा गज़ल शेर शायरी की दुनिया में ये है। दूसरा हिजर, पहला ये बारिश, दूसरा हिजर, बरखा, पानी, बरसात, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। बारिश तो आर्टिस्ट के लिए तो ये जगा देती है भाई, क्योंकि मिट्टी पे पड़ती है, मिट्टी की खुशबू आ जाती है ना। दुनिया का सबसे कीमती परफ्यूम कौन सा है? मैं इत्र इस्तेमाल करता माटी। हूँ। इस नाम से आ भी गया है। अच्छा, उनका दावा है, बहुत महंगा है, उनका दावा है कि इस परफ्यूम से मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू उठती है। आज तक हम ये हमने सुना होगा कि कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा था सैफुल इस्लाम, उसके पास दुनिया के सबसे कीमती तरीन परफ्यूम्स थे, बल्कि लोग बनाते ही उसके लिए थे, लगे हुए हैं वो ऐसी खुशबू बनाने में जो है सैफुल इस्लाम को पसंद आ जाए। तो ये माटी भी महंगा है रे, बहुत महंगा है। तू मैं बिक कर भी नहीं ले सकते रे, लेकिन जिसके पास कभी हुआ गूगल पे सर्च कर लेना, पूछ लेना किसके पास है, ये इस्तेमाल करो, माटी की खुशबू है रे। वाह। वैसे उस्ताद ये लंडे से मिल सकता है? हाँ भाई, लंडे का तुमने अच्छा जिक्र कर लिया। सुन लो रे, आह बड़ी दुनिया है लंडा। सुनो कैसे फ़कीर ने आज तक यानी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लंडे का माल पहना। एक दौर था, आपकी उम्रों के थे तो पैसे ज़ाया किए हमने, पैनोरामा जाके, नारकली जाके, एक तो विच वो सारा माल खराब हो जाता सी, एवं बनया होंदा सी लोकली ये वो। मेरा मानना ये है अफान कि अगर आपने लिबास मगरबी इस्तेमाल करना है तो उन्हीं का बना हुआ होना चाहिए। सो लंडा बेहतरीन प्लेस है वैसे माल के हसूल के लिए। सो अब भी जाता हूँ, हफ्ता में एक आध दिन मुख्तस कर लेता हूँ, 4-6 घंटे वहाँ रहता हूँ, गोदामों में जाता हूँ, गठड़ियाँ फरोलता हूँ। और तुम लोग समझो हल्की हल्की धूप निकली हो, हाय हाय हाय, फ़कीर को बड़े मसाइल हों, हल्की हल्की धूप हो, फ़कीर के पास 4 घंटे हों कि उसने लंडा फिरना है, दुनिया के सारे गम भूल जाता हूँ। आफियत की जगह है मेरे लिए लंडा। लंडा सिर्फ जनवन माल के हसूल का जरिया ना है मेरे लिए, आफियत की जगह है। वहाँ बाबू होटल है एक नौलखा बाज़ार में, उसका कभी भुना गोश्त खा लेना, सस्ता मिलता है। बाबू होटल, बाबू होटल मुनीब, बाबू होटल से जाने की तैयारी कर। अब भी है, आपकी उम्रों में थे तो जाया करते थे, अब भी है। जे उस्ताद कह रहे हैं ना कि बाबू होटल जा सकते हो, भुना हुआ गोश्त खाना है तो असी जाना है। कहाँ जाओ उस्ताद, अगर तबीयत च बेजारी होए, ਤੁਹਾਡੇ तबीयत बेजार है, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी आवाज़ आ रही हुई है, पार्क जाना पसंद करेंगे या लंडे? अव्वलो आखिर बेहमदही ताला, खूब सोच समझ कर लंडे। नेम एनी वन of the marvelous brands of the world regarding garments which I don't have in my almirah. सेंट माइकल से लेकर सेंट बर्नार्ड तक, गुची, डल्से गाबाना, name anyone. You have everything in your अलमारी उस्ताद. I saw that yesterday. I saw that. उस्ताद अच्छा, मेरी इंग्लिश के और वो लंडे से खुश होता हूँ। ये है वो ब्रांड जिसके लिए दुनिया घपले करती है, खून पीती है दुनिया का कि पैसे ग्रैब करे और ये ब्रांड पहने। पकड़ के ना डल्से गाबाना, सेंट माइकल, बड़े ब्रांड, गुची, ये वो, एक दफ़ा हकारत से ऐसे फेंकता हूँ। ये है वो ब्रांड जेन्युइन, इटली का, लोकल नहीं, लोकल भी, इटली, चाइना भी, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क, इंग्लिस्तान, जेन्युइन, मेड इन, जो मेरे पास ना हो। फिर हकारत से ऐसे फेंकता हूँ कि इनके लिए दुनिया लोगों के खून चूस का रुपया इकट्ठा करती है कि ये पहने, ये पड़ा है तेरा गुची, ये पड़ा है तेरा। वाह 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 वाह। उस्ताद, लाहौर से मोहब्बत है आपको, मैं जानता हूँ। ये पंजाब से खुसूसी मोहब्बत है आपको, मैं ये भी जानता हूँ। पंजाब की सरजमीन में ऐसा क्या है उस्ताद कि यहाँ पे सूफिया भी निकले, यहाँ पे कत्लो गारत भी हुई, यहाँ पे खून भी बहे। इस सरजमीन में ऐसी क्या बात है उस्ताद कि यहाँ पे शायर भी हैं, यहाँ पे एक्टर भी हैं? ये
ये इस मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है उसमें? बतला देता हूँ। आपने अब सवाल करते हुए गुफ्तगू या नहीं करते हुए सवाल जवाब तो है ही। सवाल जवाब तो है ही नहीं उस्ताद। बड़ी अहम बात भी बतला दी। एक्टर यहाँ, सूफिया यहाँ, 4 मौसम यहाँ, हाँ। मिट्टी यहाँ, नहरें यहाँ, पानी यहाँ, कुशादा आसमान यहाँ। तो ये है, इस वजह से अफान ये पसंद है हमें, हमारे आबा हर चीज़ यहाँ। ऐसे ही तो नज़र नहीं, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसकी बात, ऐसे ही तो नहीं नज़र पड़ेगी। हर शय अल्लाह की दी, वो तो हमने स्पॉइल कर दिया अपनी ग्रैब करने की फितरत से, अपने तंग करने की, अपने हराम ज़दगी फितरत की वजह से हमने इसे ख़राब किया। ख़राब से मुराद अब पंजाब में यार कुछ तमाशे शुरू हो गए जो नहीं होने चाहिए। ये तो बड़ी अमन पसंद सूफिया की धरती है, माटी से लाल सोना निकलता था, फसलें ताज़ा निकलती, का शुक्र अदा करते थे। अब ऐसा अब ऐसा होता जा रहा है अफान यार। वही लालच, ग्रीड, एंड यू नो वेरी वेल ग्रीड इज अ कर्स। यस ऑफ कोर्स। ये वजह कोई से दूसरी ऐसा होता। पंजाब तो आपका हमारा, पंजाब सबका प्यारा पंजाब यार। मैं पिछले कराची गया था एक जलसा में, मुशारा में, खुदा की कसम पंजाबियों को पूछते हैं वो, अरे पंजाब से आ गया। वो समझते हैं हमें कि ये लोग मिट्टी अनाज पैदा करने वाले हैं, हमें खिलाने वाले हैं, हमें सारी दुनिया को। वो ये समझते हैं, हमें सच्चा समझते हैं वो यार, कि क्योंकि सच्चे हैं भी ना ये खिता, क्योंकि मिट्टी है यहाँ, यहाँ फसलें हैं, किसान हैं, दिन भर रात सुबह सुबह उठ के जाना, मेहनत करनी है, नहीं सच्चाई आ जाती है वो हमें तो काश ये सच्चाई यार बरकरार ही रहे। वो लोग तो हमें बहुत पूछते हैं, कराची वाले, सिंध वाले। वहाँ में गया, शहजाद कादरी साहब मिले हमें, आसिफ मूसा साहब मिले हमें, फरहान गनी साहब, सईद गनी साहब मिले यार। ये सच्चे लोग थे, मेरा मौला जानता है यार। मोहब्बत की इन्होंने आपसे? मोहब्बत की, ये नहीं कि उनका कोई इवेंट था, ये वो अंदर से ही ऐसे हैं बा। शहजाद कादरी खुसूसन, आसिफ मूसा, दीगर जो नाम गिन, वो लोग सच्चे लोग हैं। तो भाई पंजाब अगर अल्लाह करे ऐसे ही रहे, ग्रैब करने की फितरत लालच ना हो अफान हमारी, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें अच्छी रहें रे, मेरा गुल्लू अच्छा रहे, मेरी अनाया अच्छी रहे, कल कला को आपको अल्लाह ताला ने बंधनों में बंधना है, नस्लें बकाए नस्लें, इंसानी का बेड़ा आप पर आ जाना है, नस्लों को अच्छा लगे। वो ये ना समझें कि ये पानी पीते हुए उन्हें कुछ हद जो उठे हाय हाय, खुदा करे वो वक्त ना आए कि अपना पानी पीते हुए लोग तफे मारे उन्हें, अपनी रोटी का तब। उस्ताद कितनी ख्वाहिशें पूरी हुई, कितनी ख्वाहिशें बाकी रह गई, और ऐसा क्या चाहते हैं कि जन्नत में जब आप जाएं तो आपकी ये 3 ख्वाहिशें तो लाजमी पूरी हों? ये सुन लीजिए, अगर ख्वाहिशात की बात ही की है तो आपने भाई बात सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस में ले जाए, बनी इंसानों के लिए है ना, फरिश्तों के लिए तो नहीं है। रही बात ख्वाहिशात की, में 2-3 ख्वाहिशें हैं, होती हैं हर बंदे की, होती हैं यार। एक तो भैया वहाँ कोई पौना कप चाय का मिल जाए, जन्नत में, कीनिया की जन्नत में, कीनिया की पत्ती डली हो। दूसरे पसंदीदा लोग आप जैसे 3-4 दोस्त बैठे हों। हाँ, फिर एक और भी मेरे मन में है कि भैया किसी हूर का फिराक नसीब हो मुझे। ये नई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा। अल्लाह अल्लाह। हालांकि वहाँ तो फिराक नामी कोई चीज़ ना होगी, फिराक नसीब हो किसी हूर का, ताकि उसकी महजूरी में, उसके हिजर में गज़लें कह दो, कोई कलाम पेश कर दो। जब हर चीज़ ही पूरी हो गई उस्ताद, पूरी रात लग जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने का, इतना मज़ा आता है ना कि वो कभी ऐसा लगता है कि वक्त कैसे गुजर रहा है समझ नहीं आती है। लेकिन आज हम आपसे ना आपकी वो गज़लें सुनेंगे जो आपको पसंद है। एक तो आप वो है ना जो ऑडियंस के लिए सुनाते हैं, और मेरी पसंदीदा एक गज़ल आपकी जो वही मानूस मंजर आ गया है, गली के मोड़ पर घर आ गया। चलिए मैं कोशिश कर लेता हूँ। वैसे तो हर औलाद ही प्यारी होती है, कुछ है ऐसी 1-2 चीज़ें जो बड़ी अच्छी, मुझे भी अच्छी लग जाती हैं। जैसे एक आपने तज़किरा किया, वही मानूस मंजर आ गया है, वही मानूस मंजर आ गया है, गली के मोड़ पर
घर हाय, आ हाय, गया वही मानुस मंजर आ गया है। फिर देखिए, मैं खुद को भूल आया था वहाँ पर, मैं खुद को भूल आया था वहाँ पर, मुझे वो साथ लेकर आ हाय, हाय, हाय। गया है, मुझे वो साथ लेकर आ गया है, गली के मोड़ पर घर आ गया है, वही मानुस मंजर। शेर देखिए, तुम्हारे हाथ में दीदाओ दिल, तुम्हारे हाथ में दीदाओ दिल, तुम्हारे पाँव में सर आ गया तुम्हारे पाँव में सर आ गया है। मक्ता देखिए, वहाँ कोताह था इकराम तुझसे, वहाँ कोताह था इकराम तुझसे, यहाँ तेरे बराबर आ गया, यहाँ हाय। तेरे बराबर आ गया है, गली में मोड़। दो चार शेर और सुन लीजिए, ज़्यादा आ गए, वैसे तो सुनाते ही रहते हैं। चलिए, मजनू के ख़ानदान का लड़का है, गाएगा। हाय, मजनू के ख़ानदान का लड़का है, गाएगा। उस्ताद बन गया तो मोहब्बत सिखाएगा, वाह 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 वाह। उस्ताद बन गया तो मोहब्बत सिखाएगा। शेर देखिए, मुझ सैरबीन को घर पे बुलाया है यार ने, मुझ सैरबीन को घर पे बुलाया है यार ने, छुट्टी का दिन है, जाने कहाँ लेके जाएगा। वाह 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 वाह। मुझ सैरबीन को घर पे बुलाया यार ने, छुट्टी का दिन है, जाने कहाँ लेके जाएगा। हाँ, तारे, शेर देखिए, तारे जरूर देगा तेरा कारीगर तुझे, तारे जरूर देगा तेरा कारीगर तुझे, टूटे न आसमान से तू घर में बनाएगा, तारे जरूर देगा तेरा कारीगर तुझे, टूटे ना आसमां से तो घर में बनाएगा। और मक्ता देखिए इसका, वो भी पहले बातचीत हो रही थी यार, मक्ता देखिए, इकराम ठीक ठाक है, कीमत ना देखना, इकराम ठीक ठाक है, कीमत ना देखना, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। वाह 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 वाह। इकराम ठीक ठाक है, कीमत, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। उस्ताद, ये कोई इख्तिताम नहीं है। इख्तिताम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंटरव्यू और वो ख़त्म हो गया, ये आखिरी मुलाकात नहीं है हमारी, कैमरे के सामने भी आखिरी मुलाकात नहीं है, इसका कोई इख्तिताम नहीं है। हम दोबारा मिलेंगे और यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि कैमरा की बैटरी कम पड़ चुकी। तो उस्ताद, आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे जेन ज़ी को जो डिप्रेशन, डर में मुब्तला हो चुकी है आजकल? मैं यही कहूँगा, लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं,
एक ये जो तासुर खामखा का पैदा कर दिया गया है ना कि जेंजी बदतमीज़ है, बद अखलाक है, चीज़ें नहीं रे, बहुत ज़हीन है, आगे की दुनिया है, आगे की दुनिया है यार। ये ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे काम कर रही इस वक्त, शेर समझती है। खुश रहें ये यार लोग, ऑडियंस, सामीन, माओ के बच्चे बच्चियाँ खुश रहें यार। जेंजी है, इस दुनिया में पैदा हुई है यार, इनके सामने बड़े इम्तिहान आते हैं, बड़े कठिनाइयाँ हैं, मराहिल हैं यार। हम आपने तो अपने बुज़ुर्गों की मौइयत में उनकी रहनुमाइयों से तय कर लिए, इनका एक मसला है यार, इन्हें वो रहनुमाई मैसर नहीं है यार। ये कलयुग नहीं है कि जो करना है किसी नौजवान लड़के से अकेले ही करना है, कोई रहनुमाई नहीं है। उसकी वजह यह कि हालात ऐसे हो चुके हैं, कंजस्टेड हो गए हालात, खुसूसन मुआशी हालात, सियासी हालात, तो तालीमी हवाले भी। तो भाई ये आप दोस्तों के सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जैसा आप काम कर भी रहे हैं, लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से आप उनको मौका देते हैं कि वो आएँ, आपके सामीन से मुखातिब हो जाएं, खुश हो जाते हैं भैया। हम जैसे शायर वायर भी, शायर वायर तो खुश हो जाते हैं, आप भी खुश रहिएगा। और जेन जी को सलाम है यार, बहुत बड़े लोग हो भाई, कठिनाइयों में ज़िंदा रह रहे हो। ज़िंदा रहना खाला जी का वाड़ा नहीं है, मानी रखाता है। अल्लाह करे रहनुमाइयाँ में असर आ जाए आपको, आप इसी तरह खुश खुर्रम रहें यार। वगरना थोड़ा बहुत हालात हैं तो सही खराब, कंजस्टेड हो गए, गुज़श्ता कुछ पॉलिटिकल हालात ऐसे रहे जिसके नतीजा में, तो अभी सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम लोग अपनी किस्मत के खुद मालिक होते हैं यार अपनी दुनिया। बस रहनुमाई में असर आ जानी चाहिए इन लोगों को, कोई दस्ते शफ़क़त होना चाहिए, बड़ों की रहनुमाई आ जाए, क्योंकि बड़ों ने दुनिया गुजार ली होती है, एक आलम देख लिया होता है। तो खुश रहिए आप, अफान आप खुश रहिए, आप मुनीब खुश रहिए।